गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके और हमारे ये 2 घंटे बहुत अच्छे रहेंगे हमेशा की तरह, जैसे कि मैं कहती हूँ। अजीम हंस लेंगे। नहीं आप कहें प्लीज। मैं और वैसे भी हंसना चाहिए सुबह सवेरे। अगर आप किसी बात पर हंस सकते हैं तो इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है। क्या बात करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ हंसना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वर्कआउट भी करना चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए बहुत अच्छी है और ज़रूर करें। अब तो मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया और अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तादाद में साइकिलिंग कर रहे हैं लोग सुबह। हाँ जी, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए जी, मेरा तो ये मानना है शहरबानों के, जब बात सेहत की है तो फिर तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए। फिर तो ना मौसम की शिद्दत आड़े आनी चाहिए, ना कोई और चीज़। फिर आपको ये है कि सुबह टाइम मिले, शाम टाइम मिले, दोपहर को टाइम मिले, जब टाइम मिले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है तो आपका मूड अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है तो आप इर्द गिर्द खुशियां बांटते हैं, घर का माहौल अच्छा रहता है, का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, घर का माहौल पूरा अच्छा एक चेन रिएक्शन है ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अच्छा रहता है, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आपका दिमाग सेट रहता है। ये सारी वो बातें हैं जिससे वो कहते हैं ना, वो जैसे बस के अंदर आके कोई चीज बेचते हैं, पक्की बेचते हैं। हम सुबह सवेरे एक्सरसाइज की पक्की बेच रहे हैं, तो अपना ख्याल रखें। अच्छा, एक और भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो उससे भी बहुत सी चीजें बेहतर हो जाती हैं। जैसे कि जब हम दफातर में जाते हैं तो अक्सर ये देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज्यादा फ्लोर ऊपर जाना हो तो आप लिफ्ट पे ऊपर चले जाएं और सीढ़ियों का इस्तेमाल करें नीचे आने के लिए। या अगर आप में हिम्मत है, स्टेमिना है, तो सीढ़ियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। वापसी पे तो सीढ़ियों का जरूर इस्तेमाल करें। वापसी पे तो कोई जोर भी नहीं लगना होता, कुछ भी नहीं होना होता। वापसी पे दौड़ते हुए तो ना उतरा करें, ये गलत है। आराम से उतरा करें। लेकिन आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि और बहुत सी ऐसी चीजें जिससे अपनी जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। तो छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें आप डेली रूटीन का अगर हिस्सा बना लें तो जो डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं आपकी। उसके अंदर मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि आप रोज 9 से 11 बजे सुनो पाकिस्तान देखेंगे मंडे टू फ्राइडे, तो आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाएगा। वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत बात की है। अब गेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि चलें आपकी तो हो गई, अब हमें बताएं कि जो कल हमें तस्वीर दिखाई गई थी वो किसकी थी। तो चले जी आपको दिखाते हैं। शहरबानों ने वैसे चीटिंग भी की थी थोड़ी सी, और जब हम ये तस्वीर दिखा रहे थे उन्होंने हिंट दे दिया था। मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों के साथ हूं। हाँ जी बिल्कुल, ये गलत बात है जी, मुझे भी बताना चाहिए। तो ये बाबर आजम थे, ये रही तस्वीर, नो डिफरेंस। ये शहरबानों ने बिल्कुल ये हिंट दे दिया था कि ये मुझे कोई स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं और इनकी बचपन में चेहरे के जो खदो खाल जैसे थे, बड़े होकर भी वैसे ही हैं। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा हिंट आपने दिया। लेकिन और उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि आजकल ये बहुत चर्चों में है, बातों में है, परफॉर्मेंस भी अच्छी चल रही थी, लेकिन चर्चे भी साथ साथ। मैंने गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की थी। मैंने बोला था हो सकता है ये कोई ड्रामा जो है सेलिब्रिटी हो, ये कोई एक्टर हो, या हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो, लेकिन ऐसा नहीं है जी। तो हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भी मुझे लग रहा है कि सही से गैस किया है और हमें और आज की तस्वीरें हम चाहेंगे कि वो भी दिखाई जाए। आज की तस्वीर दिखाएं, आज की तस्वीर में कौन है? ओके, ये कौन है शहरबानो, पता है आपको? ये मुझे कोई एक्टर लग रहे हैं। अच्छा, ये भी आपने हिंट दे दिए साथ। नुमान इजाज तो नहीं है? नहीं, ये मुझे लग रहा है फैसल कुरैशी है। नहीं, ये मुझे कोई एक्टर लग रहा है। अच्छा, हम लोग ये लाइव, हम लोग शहरबानो लाइव जो गैस लगा रहे हैं, अगर हमने सही तौर पर बूझ लिया ये, तो क्या हम लोग भी लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे? नहीं, घर वाले तो नहीं ना होते। हम लोग नहीं हो सकते? नहीं, हम नहीं हो सकते, आई एम सॉरी। तो नाजरीन, इस पिक्चर को पहचाने और गेस करें कि ये कौन सी सेलिब्रिटी है। व्हाट्सएप नंबर हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप इस पर व्हाट्सएप करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां पर इस फोटो के साथ कमेंट करें। और बात वही है कि यूट्यूब पे भी जाएं और यूट्यूब पे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फेसबुक पे आपने अपने 3 दोस्तों को फॉलो करवाना है पेज, और उनसे कमेंट करवाना है। उसके बाद आपका नाम अगर सही जवाब हुआ तो लकी ड्रॉ में आ जाएगा और फ्राइडे को हम बताएंगे कि आप में से खुश नसीब कौन है। तो मौसम, अच्छा अजीम, मौसम थोड़ा अजीब कंफ्यूजिंग है। क्यों? कभी मुझे बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती है, आज सुबह शिद्दत की ठंड थी, बारिश की वजह से रात भर बारिश होती रही। बिल्कुल ऐसे ही मुल्क भर में ये शहरबानो सूरत हाल है इस वक्त। कभी गाड़ी का हीटर ऑन करती हूँ, कभी गाड़ी का हीटर बंद कर देती हूँ, कभी गाड़ी का हीटर ऑन करती हूँ, कभी एसी ऑन करना पड़ जाता है, कोई समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं रात को सोते हैं हीटर से परहेज करें, एक टांग बाहर निकली होती है। मैं आपको बताता हूँ, हीटर से परहेज करें, बड़ा अच्छा सोल्यूशन है इसका। क्या? और यही है कि आप गर्म जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करें। गर्म कपड़े तो एक हद तक पहनते हैं ना। अब इसके बाद जब दोपहर में हम लोग घर जाएंगे
तो वो कपड़े काम नहीं आते, वो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि दिल नहीं करता कपड़े पहनने। गर्म कपड़ों का मतलब ये कि आप कोई गर्म जैकेट या कोई कोट साथ रख लें, बाकी कपड़े आप नॉर्मल मौसम के एतबार से पहने, जब आपको सर्दी लगे उस कोट को पहन लें, और अगर आपको गर्मी लगे तो कोट को उतार दें। सिंपल सॉल्यूशन दिया मैंने। मैं तो ठंडे पानी से मुंह धोती हूँ ताकि मेरा जो है ना फेस वो अच्छे तरीके से उसको अच्छी सी क्या कहते हैं सुकून मिले उसको। एक मैं आपके समेत आप समेत अपने सारे नाजरीन की ये जो कंफ्यूजन है दूर किए देता हूँ। मौसम की सूरत हाल बता ही देते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, ताकि लोग तैयारी उस हिसाब से रखें। तो मुल्क भर में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिशों से धुंध और स्मॉग में नुमाया कमी तो हुई है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालाबारी हुई है नाजरीन। लाहौर में भी भीगा भीगा मौसम है, रात भर बारिश रही। मरी में और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी बात है। मरी का आपने वादा किया था कि हम लोगों ने जाना है, तो उसको भी पूरा किया जाएगा। मेरा वादा इंटैक्ट है, लेकिन आप लोग प्लान ही नहीं कर रहे। सयाहों की बड़ी तादाद जो है मल्लिका कौसार मरी पहुंच चुकी है और जा भी रही है। बर्फबारी और मौसम खूब इंजॉय कर रहे हैं लोग। बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नीलम, बाग, रावलाकोट, वादी लीपा में हर तरफ पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मैं कह रहा हूँ कि जी ओवरऑल वेदर कैसा रहने वाला है पूरे मुल्क में आने वाले दिनों में बात कर लेते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम साहब से। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम। जी अभी जैसे काफी एक लंबे स्पेल के कुछ साली के बाद जो है बारिशें हुई हैं पाकिस्तान पूरे में, लाहौर में भी हुई हैं, और इससे काफ़ी अच्छी जैसे स्नोफॉल भी हुई है, जैसे मरी वगैरह, मालूम जब्बा या कालाम वगैरह और नॉर्दर्न एरियाज में। और अभी ये जो सिलसिला है लाहौर में, तो आज जो बारिश हुई है कल और आज रात को जो सुबह हुई है, तो ये सिलसिला लाहौर में तो नहीं होगा। ये 3 और 4 तारीख को दोबारा एक सिस्टम आएगा, उसमें दोबारा बारिशें लाहौर में होंगी। एक नया स्पेल आ रहा है 3 और 4 को। जी जी बिल्कुल। और जो बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वो 2 और 3 को वहाँ पे काफ़ी सवीर किस्म के स्नोफॉल और बारिश की वहाँ पे फोरकास्ट है। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ये फोरकास्ट है, और सिंध के भी मोस्ट जो अक्सर मकामात है वहाँ पे भी बारिश। कराची का मौसम बिलखसूस कैसा रहेगा? बारिश होगी वहाँ पर? मौसम ठंडा होगा या फिर अभी से उनको गर्मियों का एहसास होना शुरू हो गया है, वैसा ही होगा? देखिए वो मैं कह रहा हूँ 2 और 3 तारीख को वहाँ पे भी बारिश होगी और अक्सर मकामात पे होगी कराची समेत, तो वहाँ पे भी कोई अभी गर्मी का एहसास नहीं होगा और मौसम खुशगवार हो जाएगा इस बारिश से। असलम साहब, बर्फबारी की क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में नॉर्दर्न एरियाज में, और हमारे जो नाजरीन ट्रिप प्लान कर रहे हैं स्नोफॉल के लिए, उनके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं? देखिए अभी बहुत अच्छी अभी और भी स्नोफॉल होगी 4 तारीख तक। जैसे महकमा मौसमियात ने 31 से 4 तारीख तक का जो एक एडवाइजरी इशू की थी, तो उसमें अभी आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छी स्नोफॉल होगी। और जो हमारे जो टूरिस्ट या हमारे जो भाई हैं उन्होंने जाना तो वो प्लान करके जाएं, लेकिन इसका भी ख्याल रखें कि लैंड स्लाइडिंग और बारिश और स्नोफॉल इसकी वजह से जो है जो सड़कें बंद हो सकती हैं आने वाले दिनों में, तो इसका ख्याल रखना। वैसे तो मौसम और स्नोफॉल को एंजॉय करने। असलम साहब लोग बड़े कंफ्यूज हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको बताएं कि ब्लैंकेट जो हैं वो अभी पास ही रहें या फिर रख दिए जाएं, कपड़े मोटे जो हैं वो संभाल दिए जाएं या पहनने पड़ेंगे, ये बता दें। देखिए अभी 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 ना उनको पैक ना करें। अभी जैसे पंजाब की अगर बात कर लें लाहौर में, तो अभी इधर भी ना पैक करें, लेकिन वो नॉर्दर्न एरियाज जो इस्लामाबाद इवन और केपी, इनमें तो अभी बिल्कुल भी नहीं करने, और कपड़े सारे जो है वो गर्म कपड़े भी रखने हैं। ठीक। अच्छा जी असलम साहब, ये भी बताइएगा कि मैदानी इलाकों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बारिश की, तो कितनी मूसलाधार ये बारिश हो सकती है, या ये बस रिमझिम का सिलसिला ही रहेगा? देखिए जैसे इस सिस्टम में था, तो जो पंजाब की अगर बात की जाए, अगर मैदानी इलाकों या लाहौर वगैरह, अभी जो दूसरा सिलसिला आ रहा है उसमें इतनी बारिश जो सिस्टम अभी गुजरा है, इससे कोई थोड़ा सा उसकी लेस इंटेंसिटी होगी, लेकिन वो सदर्न पंजाब और इसमें सभी में ये बारिश हो सकती है। तो असलम साहब ये स्मॉग और फॉग हमें दोबारा तो नहीं अब दिखेगी, अब मौसम साफ ही रहेगा ना? देखिए अभी इसमें अभी तो इससे काफी हद तक साफ कर दिया, लेकिन आने वाले दिनों में और टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज की मूवमेंट होती है, वो फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आना शुरू हो जाता है। असलम साहब अभी भी हमें मार्च वाला मौसम ही महसूस हो रहा है, तो क्या गर्मी होगी मजीद फेब में? देखिए फरवरी में जो है टेम्परेचर बढ़ेंगे, और लेकिन खुशगवार मौसम होगा, इसमें गर्मी का एहसास नहीं होगा कम से कम ये फरवरी में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और अपने नाज़रीन देते हैं कि जी अच्छी खबर है मौसम के हवाले से।
आने वाले दिनों में मौसम खुशगवार रहने वाला है। लेकिन ये भी कहा गया है गर्मी में इजाफा किया जाएगा। इजाफा होगा बिल्कुल, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज का ट्रिप प्लान कर रहे हैं उनके लिए एहतियाती तदाबीर हैं और उन एहतियाती तदाबीर को जरूर अपनाएं। और साथ ही साथ ये भी बताएं जी कि सैयाह टूरिज्म हेल्पलाइन है 1421, यहाँ पर आप कॉल करके इन केस ऑफ इमरजेंसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा पीडीएमए की हेल्पलाइन है 1129, यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप लैंडस्लाइडिंग वाले जितने भी मामलात हैं इनसे दूर रहें, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्फबारी का सिलसिला जारी है और लैंडस्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप पहले पूरा वेदर जितना भी है उसको देखें कि किस तरह की वेदर अपडेट में क्या कुछ आ रहा है, क्या वाकई बारिश ज़्यादा है, बर्फबारी ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि आप ना जाएं, जब थोड़ा मौसम बेहतर हो जाए तो उसके बाद चले जाएं। और हम जाएंगे यहाँ पर ब्रेक पे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, सियासी मैदान में खासी हलचल है, इलेक्शन में 7 दिन बाकी हैं, मुल्क के सबसे बड़े मार्के की तैयारियां इस वक्त जारी हैं, फाइनल राउंड चल रहा है जी। लेकिन इलेक्शन से पहले कुछ इंटरेस्टिंग खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिन में पीटीआई को 3 जोरदार झटके लग चुके हैं और तहरीक इंसाफ तितर बितर दिखाई दे रही है। साइफर केस के बाद तोशाखाना केस में भी गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। दोनों को 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया, भारी जुर्माना भी आयद किया गया। दूसरी जानिब इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। सानिया 9 मई और इद्दत निकाह केस के पीटीआई वालों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है इस केस के हवाले से जब हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले हमने ये देखा कि एहतसाब अदालत के मौजूद जज हैं बशीर साहब, उन्होंने नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जो बाद में ख़त्म हो गई। अब 2024 में हम ये देख रहे हैं कि इंतखाबात से चंद रोज़ पहले बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो ये सूरत हाल किस तरह से अनफोल्ड हो रही है और आने वाले दिनों में हम किस तरह से डेवलपमेंट देखेंगे, इसके लिए बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनीक साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का एहसान। आप सुनाइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जबरदस्त। सो गर्मा गर्मी हो रही है जी माहौल में, और अब इंतखाबी गहमा गहमी जिसके शिकवे बहुत से दोस्त करते थे कि नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा कि इंतखाबात वो नजर आ गया। आपने प्रेडिक्शन की थी कि एंड वाले 20 डेज में आपको नजर आएगा। अब आप देख लें, वो हलचल भी शुरू है और बुशरा बीबी जो हैं उनको सजा सुनाई गई और उनको बनी गाला भेजा गया है, लेकिन लाडला नवाज शरीफ ही है, इल्ज़ाम उसी पे लगता रहेगा। और दूसरी बात ये कि ये भी आपके सामने किरदारों का फ़र्क देखिए कि मरीम नवाज़ जो हैं उनको भी ये पेशकश की गई थी कि साला आपको गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने वालिद के साथ उसी जेल में रहेंगी जिस तरह से वो रही। तो ये कन्विक्शन होती है जो आपकी अपनी फैमिली के साथ कमिटमेंट शो करती है। बुशरा बीबी ने ज़ाहिर है कि वहाँ पर रहना पसंद नहीं किया, उनके शौहर लेटेस्ट वाले मतलब जिस जगह पे हैं उन्होंने वहाँ पे उनके साथ रहना पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने सहूलत, बस ठीक है, ये आपको यानी आपकी जो कमिटमेंट, एक तो ये, दूसरा ये कि मैं ये समझता हूँ कि हमें ये भी देखना चाहिए कि ये कोई लुत्फ लेने की या जश्न मनाने के लम्हात नहीं है। ये लम्हात जो हैं ये सबक सीखने के हैं कि तकब्बुर का अंजाम क्या होता है, और ख़ास तौर पे दीन फरोश लोग जो मज़हब को बेचते हैं, ये फ्रॉडिये होते हैं जो दीनी लोगों जैसे हुलिये बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कोई जाली डॉक्टर, यानी कोई आदमी डॉक्टर जाली बनने के लिए सफ़ेद कोट पहनता है, या एक आदमी जो जाली फ्रॉड, जो पुलिस की जाली वर्दी पहन ले और डकैतियों पे निकल जाए, ये बिल्कुल वही फ्रॉड होते हैं जो फ्रॉड करने से पहले ख़ास तरह का मजहबी हुलिया बनाते हैं और उसके बाद ये लोग फ्रॉड करते हैं। ये फ्रॉड जो है ये अपने अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत मकबूल रहा है। जाली पीर देख लीजिए, जाली फ़कीर देख लीजिए, ये जाली जादू टोने के इश्तिहारात और जादू। अफसोसनाक बात यह है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इस फ्रॉड में आते हैं। ये आला तरीन सतह का फ्रॉड था। हमारी आवाम के साथ तो बड़े अरसे से फ्रॉड हो रहा है। इन मासूम लोगों का क्या कसूर है? ये कब? अब आप देखिए, मिसाल के तौर पे जुलाई 2022 में एक खबर छपती है, बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स। ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, और उसमें वो 2013 का एक वाक़या लिखते हैं कि ऑक्सफोर्ड शायर के इस घर में आरिफ नकवी ने एक चैरिटी फंड रेज़र का एक इनकाद किया, जिसके पैसे बज़ाहिर वो चैरिटी थी शौकत खानम के लिए, लेकिन उसमें जो पैसे जमा हुए उसमें सिर्फ यूएई के एक शहजादा था जिसने 2 मिलियन पाउंड की चैरिटी दी, और वो पैसा जो है वो वाया दुबई सीधा पीटीआई को पहुंच गया। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक
कोई भी सियासी जमात बैरून मुल्क से फंडिंग नहीं ले सकती। बिल्कुल। तो इनका जो बैरून मुल्क फंडिंग वाला केस है वो तो अब कोई बहस ही नहीं कर रहा, वो तो कहीं सामने नहीं है एक लीडर पे। लेकिन आप ये देखिए कि वो फाइनेंशियल टाइम्स में जो छपी हुई खबर है, उस वक्त पीटीआई के तमाम लोगों ने ये दावे रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हम बरतानवी अदालत में लेके जाएंगे, ऐसे की तैसी फेर देंगे, झूठा इल्जाम है। आज तक कोई अदालत नहीं लेके गया उस खबर पे। फंडिंग के इल्जामात एक लीडर पर रहे, फिर हमने नहीं अकाउंट सामने फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छाप दी ना, वो तो अब आप या तो उस अखबार को अदालत में लेके जाएं। एक लीडर के ऊपर फिर ये भी इल्जामात रहे कि उनके हमसाया ममालिक के जो कारोबारी बरादरी उनके साथ ताल्लुकात हैं और वो वहाँ पे मिल्स हैं। अब देखिए ना कि कैसी छुप के मुलाकातें होती हैं। जी अब देखिए बात ये है कि वो एक होता है इल्जाम जो नहीं मैंने और आपने लगा दिया, ठीक है, एक होता है कि एक रिप्यूटेबल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो पब्लिश करती है इल्जाम, अब उसके बाद आप उसको बरतानिया में आप उसको अदालत लेके जाते हैं कि ये तो आपने जो खबर छापी है अब इसको साबित करो, यानी इसका सबूत दो। इसका मतलब ये नहीं कि अपना सोर्स डिस्क्लोज करो, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास एविडेंस है जिसकी बेस पर आपने ये खबर छापी है, एविडेंस लेकर आए, अदरवाइज आपको हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब उसके मुकाबले में एक ऐसा इल्जाम जो इल्जाम ही है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारा मसला ये हो गया कि हम बगैर तहकीक किए, बगैर तहकीक हम बात को बढ़ाते हैं, और वो एक यानी झूठे के लिए इतना काफी नहीं है कि वो बगैर तस्दीक किए बात को आगे बढ़ाते हैं। कल जो फैसला सुनाया गया उसमें उसके बारे में ये बातें की जा रही हैं कि जो जज हैं वो सेम है, बशीर अहमद साहब, इन्होंने नवाज शरीफ को फैसला सुनाया था लेकिन सजा बरकरार नहीं रह सकी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि बानी पीटीआई की सजा भी बरकरार नहीं रहेगी? और वही दोनों का कोई आपस में ताल्लुक नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए ना, अब एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक जहन साजी ये भी की जा रही है। पहली बार आपकी उसका जवाब दे दूं कि वो जो जज साहब हैं, जब नवाज शरीफ को उन्होंने ये सजा सुनाई थी तो यही लोग और यही सारी के सारे सपोर्ट बेस जो है ये उनको कह रहा था कि ये माफिया के सामने डट गया, ये तारीख में जिंदा रहेगा, ये एक अजीम आदमी है, ये एक ठीक अब करप्ट हो गया। न्यूज रिपोर्टिंग अगर आप गौर करें, झूठे न्यूज चैनल, वो उन्होंने जो न्यूज रिपोर्टिंग चलाई है वो बकायदा जिस तरह शादी हो रही है, को जश्न का समा है, मिठाइयां बांटी जा रही थी। ठीक है, आज देखिए कि वही दायरा जो है वो आगे दायरे के सफर में ये होता है। एग्जैक्टली आप नारा तब्दीली का लगाते हैं, हकीकत ये होती है साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा यानी हमें सबक इन चीज़ों से लेना चाहिए कि ख़ास तौर पे ये जो फ्रॉडी हैं जिनकी मैं जिक्र कर रहा था, अभी रमज़ान मुबारक आ रहा है, मैं आपको एक चले मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। एक झूठा न्यूज़ चैनल है कराची का, बहुत अदालतों में झूठ के जुर्माने वो दे चुका है। अच्छा, वो करते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। अच्छा, अब रमज़ान ट्रांसमिशन में एक एंकर साहब हैं, दुनिया से जा चुके हैं, वो पहले करते थे, उसके बाद एक दूसरे एंकर साहब आ गए, उन्होंने कहा कि मैं करूँगा। तो वो जो पहले वाले एंकर हैं उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने इससे कहा कि तुम अपना करंट अफेयर्स में रहो, इधर मत आओ। उसने कहा जी मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि पैसे बहुत हैं यहाँ, जाहिर है स्पॉन्सर लंबे चौड़े, और मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो कहने लगे कि अब वो बेसिकली शिकवा गिला कर रहे थे उन एंकर साहब का जिन्होंने रोका था कि यहाँ मत आओ। उनके बारे में शिकवा कर रहे थे कि वो जो जहाँ से सहरी का खाना और अफ्तारी का खाना आता है हमारी टीम को, उन्होंने धमकियाँ दी उसे फ़ोन करके कि तुमने वहाँ पे नहीं भेजना नहीं है। तो फिर मैंने कहा हुआ क्या? आप कहता अरेंजमेंट ये हुआ कि वो चूँकि उसने धमकियाँ दी थी तो वो उनसे डर गया। अब उसने मुझे आके ये कहा है कि जी माई बाप मैं भेजूंगा, आपको भी सहरी का खाना भी भेजूंगा, अफ्तारी का भी भेजूंगा, बराए मेहरबानी मेरा नाम एडवर्टाइज मत कीजिए क्योंकि दूसरा बुरा मना जाएगा। जब उन्होंने मुझसे ये शिकवा किया तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि बहुत अच्छी बात है कि वो एक डरा धमका के एक आदमी आपको आपके टीम के लिए सहरी का सामान भेज रहा है, अफ्तारी का सामान भेज रहा है, जो कि आप ऑन स्क्रीन सहरी और अफ्तारी करते हुए लोगों को दीन की बारे में आप बता रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं कि रोज़ा रखना कितनी अच्छी बात है। तो एक बात ज़रा बताइए, मैं आप तालिब इल्म समझना चाहता हूँ आपसे कि वो जो डरा धमका के आप उसकी सहरी खा रहे हैं और वो जो अफ्तारी, उसकी शरई हैसियत क्या है, ज़रा मुझे ये बता दें। तो ये बेसिकली बड़ा अफसोसनाक हमारा एक पहलू है। नाअहली जो 10 साल है जी, जो नाअहली दी गई है 10 साल के लिए जी, क्या समझते हैं इसमें कोई होगी आसानी आगे कुछ? मैं आपसे देखिए बात यह है कि जब आपने रूल्स ऑफ द गेम तोड़ दिए, एक कुछ रूल्स होते हैं ना हर गेम के, तो रूल्स ऑफ द गेम ही जब आपने तोड़ दिए हुए हैं तो फिर उसके बाद दूसरे से ही अखलाकी तवक्को करना कि वो रूल्स पर चलता रहे, वो एथिक्स पर चलता रहे, वो आपकी बड़ी यानी एक ऐसा नहीं होता। सीधी सीधी बात यह है कि आपने रूल्स ऑफ गेम तोड़ दी है, आपने कब्जा करने की कोशिश की, आपने ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश की, उसमें आप नाकाम हो गए। अब आप दूसरों से ये अखलाकी अपीलें करते हुए ज़ेब नहीं देता कि अब आप दूसरे से ये कहें कि वो बिल्कुल रूल्स पर चलता रहे, ऐसा नहीं हो। जो हमारे इदारे हैं, रियासती इदारे इंक्लूडिंग नैब,
तो ये आज़ाद इदारे हैं, ये तो अपने तय काम नहीं कर रहे। मतलब मैं आपके सवाल का मतलब भी समझा, लेकिन अगर आप जैसे बात अगर आप कह रहे हैं कि वो आज़ाद हैं और अपने तय काम कर रहे हैं, तो फिर आपको इतराज किस बात का? तो यही बात फिर माजी में भी अप्लाई होनी चाहिए ना। तो फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि तब ये अंडर इन्फ्लुएंस थे और अब आज़ाद हैं? मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि रूल्स ऑफ गेम तोड़ दिए ना। हमारे यहाँ रूल्स ऑफ गेम जो तोड़ने का इख्तियार आमतौर पे एक ही जगह पे होता है, ठीक है, दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग। तो बाकी अगर आपने उनसे डील करना है, मैं यही तो आपको फर्क बता रहा हूँ कि एक जानिब से अब शहबाज शरीफ पे भी बरतानवी अखबार में कुछ एलिगेशंस लगे, वो उन्हें कोर्ट लेके चला गया, जीत के वापस आ गया। इसहाक डार पे बरतानवी अदालत में एलिगेशंस लगे, वो उन्हें कोर्ट ले गया, जीत कर आ गया। नासिर भट्ट नाम का एक आदमी है, उसके नाम से झूठ नशर हुआ, वो पाकिस्तानी चैनलों को बरतानवी कोर्ट में लेके गया, जुर्माना भी जीत के आ गया, गर्दन से पकड़ के जूते भी मारे, माफिया भी नशर करवाई। तो एक तरफ ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनके खिलाफ जो भी झूठी खबर छपती है, ये अदालत जाते हैं, पैसे भी लेते हैं, माफिया भी मंगवाते हैं, रिलीफ भी लेते हैं। दूसरी तरफ ये नाजी साहब, ये जो फैसला है जो सिर्फ नारे लगाते हैं। कभी एक सहाफी को दुबई की अदालत में ले जाने के ये दावे कर चुके हैं, मैं तुम्हें दुबई में अदालत में लेके जाऊंगा, आज तक नहीं लेकर गए। फैसला जो आया है, इससे सियासी तकसीम, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा या कम होगा? मैसेज है, इट इज अ स्ट्रेट मैसेज। ये बेसिकली झूठा प्रोपेगेंडा जो मुस्तकिल किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि वो निकलेगा एक आदमी और पूरा निजाम को उल्टा देगा। ये वही लोग हैं जो यानी 2024 आ गया है और ये उर्तुगुल का घोड़ा दौड़ा रहे हैं कि एक आदमी आएगा उर्तुगुल के घोड़े पे और सबको पे। ये वही लोग हैं, ये उनका झूठा प्रोपेगेंडा है। ये मजीद झूठा प्रोपेगेंडा अब क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, एक आला तरीन शख्सियत गई है जी मिलने के लिए जेल में। अच्छा। और वो गई है मिलने के लिए बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया कि मैं किसी से कितना डील नहीं करूंगा। यार कमाल हो गया। वो कैमरे की तरफ देख देख के बातें करना शुरू हो गया है कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात। वो अपने वकीलों के थ्रू बयान छपवा रहा है कि मुझसे बात करने को तैयार कोई नहीं। अच्छा, उसके अपने इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम तो बात करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमसे बात ही कोई नहीं कर रहा। वो तो कल उनके वकील की जानिब से कहा गया, जो फैसला सुनाया गया परसों वाला साइफर वाला, तो उन्होंने कहा लगाया और उन्होंने कहा ये तो मुझे पता था। वो मुस्कुरा रहा था। हाँ। पूरी कैंपेन चली है कि जज फैसला सुना रहा था और वो मुस्कुरा। ये सपोर्ट बेस होती है। ये वो नादान दोस्त है जो मोहब्बत में वो देखे कि मक्खी इसके चेहरे पे बैठी है तो वो ईंट से उसके चेहरे पे मारता, ठा उसकी मक्खी मारने के लिए, उसकी मोहब्बत में। ये उस सपोर्ट बेस की वजह से अब वो पीछा छुड़ा रहा है, माफिया मांग रहा है। ये कह रहे हैं खिलौता है जी, खिलौता है। जब इस तरह का आप प्रोपेगेंडा करेंगे तो अगले जवाब देंगे ना। नाजी साहब, कल वाले फैसला और साइफर केस का जो बाय द वे, ये डर्टी हैरी जिसका नाम रखा गया था, वो ख्वाजा साद रफीक को डर्टी हैरी नहीं कह रहा था। जब आप ये पंगे लेते हैं डर्टी हैरी, तो वो आपको इमरान फारूक को या ये अपना ख्वाजा सलमान को या रोहेल असगर को डर्टी हैरी आप नहीं कह रहे थे, ठीक है? तो जब आप कह रहे थे तो अगला तो उसकी तो ऑफिशियल पोजीशन है, वो जवाब नहीं दे सकता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, वो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो नाजी साहब ये बताएं ना, ये अभी कल जो डिसीजन आया है और फिर साइफर में जो सजा हुई है, कुछ कानूनी हलकों में और कुछ तज्जियाकार भी ये मानते हैं इवन कि जो सजाएं हैं ये अपील में ही विथस्टैंड नहीं करेंगी, कि ज़्यादा दे दी गई है, कमजोर ग्राउंड्स हैं काफ़ी, तो ये तो अपील में ही फारिग हो जाएगा ये मामला। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ कानूनी मसाइल ये एक लंबा सिलसिला चलेगा और इसमें जो सकम है, इसके जो आइनी पहलू हैं, इसके जो कानूनी पहलू हैं, मैं इसका जवाब अभी आपको थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ कि जब आप रूल्स ऑफ द गेम खुद तोड़ दें तो उसके बाद आप दूसरों ही तबकों करें कि वो बड़े, यानी आप एक हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री उठा के पहले देख लेना हमारी हिस्ट्री क्या है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11.5 साल जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल्ला रहा। एक टीवी चलता था, सरकारी टीवी, उस पर लीडर का नाम नहीं आ सकता था, पीपल्स पार्टी का नाम नहीं आ सकता था, तस्वीर नहीं छप सकती थी। उसके लोगों को यहाँ मीनारे पाकिस्तान में रात को छुपा के नहीं, दिन के अंधेरे में कोड़े पड़ते थे, कारकुनों को, वकीलों को, सहाफ़ियों को। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। 11.5 साल उठने नहीं दिया पीपल्स पार्टी को। लेकिन जैसे ही वो मंजर से हटे जनरल ज़ियाउल हक, पीपल्स पार्टी आज तक एक जिंदा ताकत के आपके सामने मौजूद है। नून लीग जो है उसने मुशर्रफ का तकरीबन 8.5 साल इंतहाई जबर, कोई रूल्स ऑफ गेम नहीं थे, डायरेक्ट सब आइन मुअत्तल था, असम्बलियां मुअत्तल थी, ठीक है। उसके बाद 2017 के बाद जो नवाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ हुआ, अब ये जरा मिलाएं, ये कुछ 14.5-15 साल बनते हैं। यानी मुशर्रफ के जमाने के 8.5 साल आप लगाइए और उसके बाद ये जो इमरानी तजुर्बा किया गया इसके आप कुछ 6 साल लगा लें तो ये इसके कोई 14-15 साल लगते हैं। एक 11.5 साल, एक 14.5-15 साल। अगर पीटीआई कहती है कि वो एक अवामी जमात है और उसकी अवाम में जड़ें हैं तो 10 साल तो चीज ही कुछ नहीं है।
डेमोक्रेसी इज बेस्ट। 10 साल चीज ही कोई नहीं है। अगर ये अवामी जमात होगी 10 साल बाद देखेंगे कौन इनका नाम लेने वाला जिंदा रहता है। यानी जिंदा से मुराद ये कि कौन इनका नाम रहने बतौर पार्टी क्या ये 10 साल बाद मौजूद रहेगी, देख लेंगे। नाजी साहब, आजकल एक और डेवलपमेंट है और कुछ ताकतें हैं जो इंतखाबात को सबोटाज करने की वाकई कोशिश कर रही हैं। जैसे ये बाजोड़ में कल एक इंसिडेंट हुआ, फिर और भी जहाँ भी देखें ना झूठा प्रोपेगेंडा उनका खत्म नहीं हो रहा। यानी ये वो जो शख्स जिसका कत्ल हुआ है, बहुत अफसोस की बात है, जाहिर है बहुत अफसोस की बात है, उसको अब ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि चूंकि पीटीआई का उम्मीदवार था लिहाजा उस पर ये हमला हुआ। किया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये झूठा प्रोपेगेंडा घरों से आप ही के टीवी सुनो टीवी ने रात इसकी सारी खबरनामे में क्लैरिफिकेशन चलाई। जी जी, एएनपी के भी, लेकिन उनका झूठा प्रोपेगेंडा वो आज तक चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनीक साहब, वक्त हमारे पास कम है, मुकाबला सकते हैं। आपने आज हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। तो ये सारी सिचुएशन थी जो हमने आप तक पहुंचाई। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो जनाब, आम इंतखाबात 8 दिन की दूरी पर हैं, तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल हो गई हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि अमन अमान की सूरत हाल पर सवालात उठ रहे हैं। खासकर कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। एमक्यूएम का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी हमारे कारकुनों को कत्ल करके इसे इंतखाबी मुहिम से रोकने की साजिश कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी ने जवाबी इल्ज़ाम लगा दिया है कि एमक्यूएम अपने पुराने हथकंडे इस्तेमाल करके इलेक्शन में फसाद फैलाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, और इसी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि इलेक्शन करीब आते ही कराची में हम ये देख रहे हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है। फिर एमक्यूएम ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि पीपल्स पार्टी अब तक हमारे 6 कारकुनों को कत्ल कर चुकी है। तो कितनी सदाकत है इस इल्ज़ाम में? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली एमक्यूएम जब से दोबारा यूनिफाई हुई है, उन्होंने अपनी वही सियासत को शुरू कर दिया है, वही मार धाड़ की सियासत, कत्लो-गारी की सियासत, इल्ज़ाम तराशी की सियासत, ये उन्होंने सियासत दोबारा शुरू कर दी है। कराची में जो कुछ माह पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उनको मालूम था कि वो हारने वाले हैं, उन्होंने उसका बाइकआउट कर दिया। अब जनरल इलेक्शन वाला अल्लाह करके लड़ रहे हैं, तो कराची में जब तक एमक्यूएम अपने धड़ों में बटी हुई थी, किसी किस्म का कोई तशद्दुद कहीं भी नहीं हो रहा था। ना बोरीबंद लाशें मिल रही थी, ना टारगेट किलिंग हो रही थी, ना चाइना कटिंग हो रही थी, ना एमिनिटी प्लॉट्स पे कब्जे हो रहे थे। कराची बड़ा पुरसुकून और पुरअमन था। जब से ये यूनिफाई हुए हैं और इलेक्शन में जा रहे हैं, इन्होंने अपनी वही तर्ज सियासत शुरू कर दी है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए, पीपल्स पार्टी इस किस्म की जारहाना सियासत नहीं करती। ना पीपल्स पार्टी के अंदर गन का कल्चर है, ना पीपल्स पार्टी के अंदर एग्रेसिव सियासत है, ना पीपल्स पार्टी के अंदर गालम गलोच की मार धाड़ की सियासत है। पीपल्स पार्टी एक इंतहाई पुरअमन जमात है और पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ती है और लड़ती आ रही है और आज भी लड़ रही है। जहाँ तक इनके कारकुनों का ताल्लुक है, देखिए, तमाम इनके जो भी इशूज़ हैं, मामलात हैं, जो भी इनके साथ हुआ नहीं हुआ, इन्होंने किया नहीं किया, उसके ऊपर जो भी हैं FIRs कट चुकी हैं, तहकीकातें हो रही हैं। बड़े मज़े की बात है कि ये हमेशा से अनफॉर्चुनेटली तशद्दुद भी खुद ही करते हैं, उसके बाद इल्ज़ाम भी रोते भी खुद ही हैं और इल्ज़ाम भी दूसरों पे लगाते हैं। इनको मालूम है कि आइंदा इलेक्शंस के अंदर ये सीटें सारी हार जाने वाले हैं। बिल्कुल लग रहा है शर्मिला जी। कराची के अमन अमान की सूरत हाल पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पोलिंग डे पर खून रेजी हो सकती है। क्या पीपल्स पार्टी भी ऐसा महसूस कर रही है? खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई सूरत हाल अगर पैदा होती है तो पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जी, कराची एक पुरअमन शहर है। यहाँ पर बहुत सी सियासी जमातों के हेड ऑफिसेस हैं, बहुत सी सियासी जमातें जो हैं यहाँ पर काम कर रही हैं। और आज से पहले जब तक खैर वो एक ज़माना और था जब एमक्यूएम अपने उरूज के ऊपर थी, जब आपको मालूम है हालात क्या थे कराची के। एक आवाज़ पे कराची बंद हो जाता था, कारोबार बंद हो जाता था और कारोबार को नुकसान होता था, लोगों को नुकसान होता था, बच्चों के स्कूलों को नुकसान होता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सियासत नहीं रही है। पीपल्स पार्टी ने कराची में काम किया है, पीपल्स पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन जीतेगी। जहाँ तक ताल्लुक है खुदा न खास्ता किसी तशद्दुद का, तो देखिए हमेशा इलेक्शन के अंदर ऐसे पोलिंग स्टेशन होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। वहाँ पर रेंजर्स और फौज की तैनाती होती है। वो इलेक्शन कमीशन खुद देखेगा कि कौन से एरिया सेंसिटिव है, कौन से एरिया सेंसिटिव नहीं है, और वहाँ पर वो तैनाती होगी।
हम समझते हैं कि हम पुरअमन तरीके से इलेक्शन में जा रहे हैं। हम तो चारों सूबों के अंदर इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, कहीं पर कोई इशू नहीं आया, माँ सिवाय लाहौर के, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर में, वहाँ पर उनके हलके के अंदर तशद्दुद की शिकायतें आ रही हैं और उनके इलेक्शन ऑफिस के ऊपर जो हमला किया उसकी शिकायतें आ रही हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन को उसकी शिकायत की और उन्होंने नोटिस लिया इस बात का। तो बाय एंड लार्ज मैं समझती हूँ कि पूरे सिंध के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है, खुदा न खास्ता कोई खून रेजी हो, इंशाल्लाह ताला इलेक्शंस हो। शर्मिला साहब, एक सवाल है मेरा, और वो ये कि पीपल्स पार्टी में हम एक तब्दीली देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोटी कपड़ा मकान को छोड़कर अब चुनो नई सोच को एक नया स्लोगन है जो मुतारिफ कराया है। तो अब इसका क्या मतलब, हम ये समझे कि आसिफ जरदारी साहब साइड लाइन हैं और अब पार्टी में बिलावल भुट्टो की सोच चलेगी? देखिए जी, रोटी कपड़ा और मकान का नारा पीपल्स पार्टी का था, है और हमेशा रहेगा। और आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी काम कर रही है। अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का 10 नकाती अवामी मुआशी मुआहिदा देखें तो उसमें इन्हीं 3 चीज़ों की बात की है। रोटी की भी बात की है, रोज़गार की भी बात की है, घरों की भी बात की है, मकान की भी बात की है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त एक आम आदमी की ज़रूरत है और उसका हल भी दिया है। चुनो नई सोच का जो नया स्लोगन है वो सोच ये है कि हमने पुरानी सियासत को दफन कर देना है। वो सियासत जिसमें नफ़रतें थी, वो सियासत जिसके अंदर तशद्दुद थी, वो सियासत जिसमें अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल के खुश होने की सियासत थी, हम वो सियासत का ख़ात्मा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब मिल के साथ चलें, पाकिस्तान की बका के लिए काम करें, पाकिस्तान के अंदर सियासी और मौशी इस्तेहकाम लेकर आएँ। ये वो नई सोच है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वोटर किसी का भी हो, किसी भी जमात का हो, अवाम हमारे लिए सबसे अहम है। अब देखते हैं इस स्लोगन को कैसे लेते हैं, चुनो नई सोच को। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में कुछ वादे भी किए हैं, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 30 घर देंगे। जो हम मईशत का हाल देख रहे हैं, तबाह खाली है हर तरफ, बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है हर 15 दिन के बाद। तो ये सारे जो वादे हैं, ये पीपल्स पार्टी कैसे वफा करेगी? देखें जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 52 लाख सार्फिन हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, और हम बात कर रहे हैं उनको फ्री बिजली देने की सोलर एनर्जी के तहत। सिंध के अंदर ऑलरेडी हम मुख्तलिफ अजला के अंदर ये काम शुरू कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो ये काम बड़ा बआसानी हो सकता है। शर्मिला साहबा, बिलावल भुट्टो ने ये पैगाम दिया है कि जी अगर नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया तो उसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो ये पैगाम किसके लिए है, और अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की बजाय फिर हमें सड़कों पर नजर आएगी? कि जी हम समझते हैं कि आवाम जानती है, बड़ी बाशऊर है। वो 3 बार मियाँ साहब को आजमा चुके हैं और तीनों बार किसी किस्म की बेरोज़गारी में, किसी किस्म की गुर्बत में कोई खातर खा कमी नहीं आई। यहाँ तक कि चौथी बार अगर आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी ले लें तो भी महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा हुआ है। आजमाए वो को कितनी दफ़ा आपने आजमाना है। हम ये समझते हैं कि लोग अब एक मुतबादल चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नौजवान क़यादत हैं जो आवाम की बात करते हैं, आवाम के मसाइल का हल की बात करते हैं, और अगर उनको मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। जहाँ तक रही बात कि अगर मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हैं, देखिए अगर इस वक्त कहना बहुत कबल वक्त है। हम समझते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस हो गए तो इंशाल्लाह ताला यही हुकूमत बनाएगी। तो शर्मिला जी, साइफर केस में हमने देखा कि बानी पीटीआई को, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हो गई है, उसके बाद तोशाखाना केस में भी सज़ा सुना दी गई है। तो इस सारे फैसले को आप कैसे देख रही हैं? देखिए जी, ये एक अदालती फ़ैसला है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो ऐसे अदालती फ़ैसले आए जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल कर दिया एक कंटेम्प्ट केस के अंदर, भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी एक झूठे मुकदमे के अंदर। तो ये तो सज़ा मैं समझती हूँ उनके आगे कुछ भी नहीं है। अब जो फैसला आया है, ज़ाहिरी बात है, हम ये कहते हैं कि हर शख्स को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत मौका मिलना चाहिए, और बानी पीटीआई के पास ये मौका है कि वो इसको चैलेंज करें आला अदालतों के अंदर। तो अभी तो एक लंबा सफ़र बाकी है, लेकिन एक चीज़ बहुत संजीदा है और एक गौर तलब है कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स को
आवाम के सामने लेकर आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया में रिलीज़ करेंगे और भरे मजमे में लहराएंगे, तो ये आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इसमें सज़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है। सज़ा तो हुई है, लेकिन मैं कल सुबह सुन रही थी अशतर औशाफ साहब की गुफ्तगू, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि ये सज़ा कम है, शायद इसमें ज़्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा। मुल्क के जो वज़राए आज़म होते हैं उनके पास बहुत सारे सीक्रेट मामलात नॉलेज में। शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो भी सियासी सूरत हाल है उसमें बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो वाज़े तौर पर हमारे और हमारे नाजरीन के सामने रखा। और ये अच्छी बात है, जैसे शहरबानो उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो एक नई क़यादत के तौर पर पीपल्स पार्टी में तो आए हैं, एक नई सोच को भी वो मुतारिफ करा रहे हैं। और आवाम को भी कह रहे हैं कि चुनो नई सोच को, तो देखना होगा कि आवाम चुनती है या नहीं चुनती, क्योंकि बातें जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ तरफ जा रही हैं और सिचुएशन जो है वो दो तरह को तो है ही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि रोटी कपड़ा और मकान हमने हज़फ नहीं किया है, वो भी साथ साथ ही है। और साथ उन्होंने वादा भी किया है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और 30 घर फ्री दिए जाएंगे। तो ये वादे वफा कब होंगे ये तो हमने पूछा, उन्होंने बताया, आपने सुना। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे, आपने कहीं जाना नहीं, बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाजरीन, इलेक्शन करीब हैं, दो बड़ी सियासी जमातें अपनी अपनी हुकूमत बनाने के दावे कर रही हैं। आइंदा किसकी हुकूमत बनेगी, कौन वज़ीर आज़म होगा, गायब कल्म वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन कुछ दुनियावी इल्म ऐसे हैं जिनको स्टडी करके पेशगोई की जा सकती है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आइंदा मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है। तो इस सारी सूरत हाल के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर हैं माहिदा उमैर साहिबा। वेलकम करते हैं आपको माहिदा, कैसे हैं आप? बस आज हमने बहुत अहम टॉपिक के लिए आपको बुला लिया है। अब आपने बताना है कि हमारे सियासतदान जो हैं इनकी आने वाले जो दिन हैं वो कैसे होंगे। इलेक्शन जो हैं वो सर पे हैं। टैरो कार्ड्स के मुताबिक स्टार्ट करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि आजकल वो छाए हुए हैं। वैसे नवाज शरीफ, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी और कैप्रिकॉर्न है इनका जो है ज़ोडिएक स्टार। तो इनकी पैदाइश जो बताई जा रही है 25 दिसंबर 1949 है। और अब देखना ये होगा कि टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं, आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। वेल अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स मियां नवाज शरीफ के, अभी हम अगर वैसे जनरली बात की जाए कार्ड्स के हिसाब से, तो सितारे इनका काफ़ी साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा। बिकॉज आई एम फेसिंग द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और साथ में हेरोफेंट की एनर्जी है, तो ये कोई साथ फिर आपके साथ डिवाइन पावर भी जुड़ जाती है। तो अल्लाह नोज बेटर, बट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। सो मियां साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मुझे। अच्छा। माहिदा साहिबा, हम ये चाहेंगे कि हम लोग जोन सी सियासी शख्सियत का नाम लें और उनका बुर्ज बताएं अपने नाजरीन को। जब आप उनके कार्ड्स निकालें ना, तो जो कार्ड आपको लग रहा है कि एक्स फैक्टर है जिस कार्ड में, जो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो हमारे नाजरीन को दिखाएं भी कि जी ये कार्ड है और ये कार्ड कहता क्या है, बेसिकली क्या होने वाला है। तो अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने कहा है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ओके, सितारे जो हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। नहीं, कितने अच्छे दिन आने वाले हैं, चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। हो भी सकता है, क्योंकि इशारा दे रहे हैं कार्ड। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स का जिक्र कर रही थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? आसिफ अली जरदारी साहब का कार्ड मींस दिस कार्ड शोज समथिंग वेरी ग्राउंडेड, लाइक आपको जैसे पता होती है ना कोई चीज़ पहले से कि ओके दिस इज गोइंग टू बेनिफिट मी, आपको डीप डाउन पता भी होता है कि मेरी फीलिंग मुझे ये कह रही है, तो उनके इस तरह से मतलब नवाज शरीफ साहब को अपनी स्ट्रेंथ पता चल चुकी है। बिल्कुल, इसलिए तो वो इतने जोरों शोर से इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे हैं, हर हल्के में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताएं। आसिफ अली जरदारी, इनका स्टार हमारे पास आ रहा है जी, बुर्ज असद, लियो हैं जी आसिफ अली जरदारी। 1955 इंतखाबी निशान तो इनको चाहिए था, शेयर ले लेते। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी साहब के जो है ना वो कार्ड्स अब निकल रहे हैं, तो देखना ये होगा कि उनके सितारे क्या कह रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मेरे पास यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड उसके साथ मेरे पास क्या मतलब होता है? उसके साथ फूल की एनर्जी है। ये भी काफ़ी हद तक वी कैन से कि इनके बेनिफिशियल में कार्ड जा रहे हैं, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी सी वेटिंग की हम कह सकते हैं। बैक ऑफ भी थोड़ा सा इसमें हमारे में कह सकते हैं, स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं वो कोई बैठ के। हाँ, थोड़ा सा ना, मतलब यहाँ पे धीमापन है अभी। और आगे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी मैं फेस कर रही हूँ, और ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहे हैं। ठीक, सही है। अच्छा, वैसे जो ये तो उनकी खासियत भी समझी जाती है आसिफ अली जरदारी साहब की, कि वो बैठ के आराम से तसल्ली से पूरी एक गेम प्लान करते हैं
तो ये सिचुएशन तो उनके साथ सही बैठ रही है। अगले सियासतदान जो है उनकी बात कर लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब। वैसे उनके बारे में तो आवाम को काफी हद तक पता है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि टैरो कार्ड्स में उनके आने वाले दिन और इलेक्शंस क्या बता रहे हैं। लिब्रा स्टार है जी शहबाज शरीफ साहब का, और देखते हैं कि सितारे लिब्रा के आने वाले महीने में, बल्कि महीना तो शुरू हो गया और 1951 में पैदा होते हैं। दे आर क्वाइट बैलेंस्ड पीपल। लिब्रा, यस जी, चेक करें और सियासी लिहाज से जरूर चेक करें कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन चल रहे हैं तमाम सियासतदानों के लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि एक बंदा है वो अपनी थ्रोन के ऊपर बैठा है व्हेन ही नोज के मेरे बेनिफिट में चीज़ें जाने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक देखें, कहते हैं ना कि जो कार्ड्स में आए वो बता देना चाहिए, शुगर कोट नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको बुलाया। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये एनर्जी थोड़ी सी लो में चली जाती है कि जैसे पहले आपकी एक काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो और फिर उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं और फिर उसके बाद यूर लाइक ओ ये क्या हो गया, वो वाली एनर्जी है। मतलब क्या इलेक्शंस में थोड़ा सा हल्का हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, तो वी कैन से इट्स अ 50-50 सिचुएशन, न्यूट्रल है, मतलब इतना कोई एक्स फैक्टर वाला कार्ड नहीं आया। तो जहांगीर खान तरीन के बारे में बताएं आप। बिल्कुल, जहांगीर खान तरीन, इनका जो स्टार है वो कैंसर है और बड़ा ही दिलचस्प मार्का होने वाला है जिनके हल्के में भी 4 जुलाई इंतखाब के लिए। हाँ, 4 जुलाई और 1953 में ये पैदा हुए हैं जहांगीर खान तरीन साहब। अब देखना ये है कि अब इनके सितारे क्या कहते हैं, करियर महदा किस तरफ जा रहे जी। आपके पास है सारा कुछ। ओह माय गॉड, यहाँ पे चैरियट का कार्ड है एंड उसके साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जहांगीर साहब इज आल्सो नॉट कार्ड उठा के जरा दिखाएं जो आपने कहा है। ये चैरियट इसका क्या मतलब ओवरऑल एनर्जी जो है वो स्ट्रेंथ की है। तो चैरियट का कार्ड इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन, पावर, फैसला के जैसे कहते हैं ना कोई इंसान बहुत ज्यादा हेडस्ट्रांग हो और ही नोज कि उसको किस तरह से प्ले करना है, किस तरह से टैक्टिक्स जैसे आपके होते हैं, तो ही नोज। कोई सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है मतलब इलेक्शंस में जहांगीर तरीन को लेके। और यहाँ पे मुझे जो इनकी बेनिफिट में मिल जाएगी इनकी जो मुझे बेनिफिट में चीज़ जाती नजर आ रही है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और इसको हम टैरो में बहुत ज़्यादा रिसीविंग वाली मानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हमें वैसी बिला वजह दुआएं भी दे जाते हैं, मतलब कुछ लोगों के साथ ये सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे इनके लिए अभी बहुत सारे लोग हैं मादा जो जानना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ क्या होने वाला है, शादी वादी होगी, नौजवान हल्का है वो बिल्कुल जानना चाहता है नौजवानों की लिस्ट जो है ना वो बिलावल के बारे में। भुट्टो जरदारी वर्गो इनका स्टार है और 1988 में पैदा हुए हैं, 21 सितंबर समझे जा रहे हैं इस बार इलेक्शन में। तो देखें क्या सिचुएशन है, बड़ी भरपूर शेरवानी पहन सकेंगे बिलावल भुट्टो, ये हम जानना चाहिए। वज़ीर आज़म वाले कोई भी शेरवानी पहन सकेंगे 2024 में फरवरी में। चेक कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं। इनके लिए जरा थोड़े कार्ड्स को ज्यादा शफल कर लेते हैं ना ताकि सही अंदाजा लगाया जा सके, सही मानों में अंदाजा लगाया। मुझे ऐसा लग रहा है आपके भी फेवरेट है क्योंकि आप काफी एनर्जीज को यूज करके बिलावल के बारे में जानना चाह रहे हैं। एक टाइम पे बहुत अच्छे लगते थे। एनीवेज यहाँ पे डेथ का कार्ड है, डेथ को हम फौत होना नहीं कहते कार्ड में, इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओह माय गॉड, आप तो टैरो कार्ड रीडर हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और जैसे कहते हैं ना एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सितारे इनका साथ देते तो नजर आ रहे हैं। वैसे अभी तक हमने जितने भी लोगों की बात की है इन सबके लिए बेनिफिशियली आ रहे हैं कार्ड्स, अल्लाह खैर करे। आगे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये कमिटमेंट को भी शो करते हैं, मतलब आपका जैसे कहते हैं कि अगर पॉलिटिक्स की तरफ वो आ गए हैं अपने फादर की वजह से, तो मतलब नाउ इट्स लाइक कमिटेड रहेंगे, निभाएंगे क्योंकि अब तो लोग उनको पसंद करना शुरू और यहाँ पे स्पीच बड़ी अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड इट्स अ क्वाइट ग्राउंडेड एनर्जी, डिटर्मिनेशन वाली। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की ओवरऑल एनर्जी है, तो अपॉर्चुनिटी का कार्ड है वैसे ये कि मतलब कोई आए आपके वे में और आपको जी कहे कि ये लें। अच्छा, यानी कि तो ये किसी भी सेंस में हो सकती है। शेरवानी सिलवाली गई है। अब मरियम नवाज साहिबा के बारे में बता दें, वक्त हमारे पास बड़ा कम है और मरियम नवाज के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि वो भी आजकल छाई हुई है। लोग कह रहे हैं कि शायद वजीर आला की कुर्सी पर भी बैठ सकती हैं वो। स्कॉर्पियो
हाँ, ओह माय गॉड, इनका स्टार बिल्कुल है। सूट करता है इनको ये स्टार, स्कॉर्पियो, है ना? आई मीन के ये स्टार के लोग जो है बहुत पैशनेट होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इनमें एक स्टार कैटेगरी भी होती है, इनमें एक स्टार मरियम नवाज का बता दें फिर। मरियम नवाज साहिबा की टीवी जरा थोड़ा ज्यादा शफल कर लेते क्योंकि बिच्छू की एनर्जी है, सो ये थोड़ा पावरफुल एनर्जी, ये थोड़ा पावरफुल होता है स्कॉर्पियो, काफी स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक। क्या कहते हैं जी, कार्ड्स हमारे नाजरीन बड़े उतावले हुए हैं कि जल्दी से मरियम नवाज साहिबा। तो मरियम नवाज साहिबा के लिए जो मेरे पास यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्ड जो सब कार्ड्स पे भारी है, दैट इज द 9 ऑफ कप्स। इट्स अ कार्ड ऑफ सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन आपको तब होती है जब आपको पता होता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। एग्जैक्टली, जबरदस्त। तो इसका मतलब है फरवरी में अगले 2 कार्ड। हाँ जी, और अगले 2 कार्ड जो हैं यहाँ पे हमें जैसे थोड़ा सा कहते हैं पेंटिकल एनर्जी है, थोड़ी ग्राउंडेड होती है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो हमें ये बता रही है कि यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, जनरोसिटी का कार्ड है बेसिकली। लेकिन का कार्ड है। मायदा साहिबा, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमारा वक्त जो है इस सेगमेंट के लिए खत्म हो चुका है, ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। तो व्यूअर्स, ये एक अच्छा खासा अंदाजा है, गैब का इल्म बेशक अल्लाह की जात को ही पता है, लेकिन आप अपना फर्ज निभाएं। 8 तारीख को निकले, वोट कास्ट करें। हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। अब बात करेंगे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग स्टोरीज की। तो एक स्टोरी जो बहुत गर्दिश कर रही है पिछले 3 दिनों से, वो है राहत फ़तेह अली खान साहब की। उनकी एक वीडियो आई, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने उनको बहुत तरह से नापसंद भी किया। कुछ लोगों की जानिब से कहा गया कि इसकी एक्सप्लेनेशन दें, तो एक्सप्लेनेशन भी आ गई जिस पर उन्होंने कहा कि दम किया हुआ पानी था। तो ये मेरा उस्ताद और एक शागिर्द का रिश्ता है, हम ऐसे करते हैं, हम मारते भी हैं, प्यार भी करते हैं। वीडियो मंजर यहाँ पर जब आई तो उसके ऊपर जो रिएक्शन आया था शहरबानो, वो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस भी किया था और अपने नाज़रीन को वो बताया भी था बेसिकली कि अवाम की, ये अगेन मेरी अपनी असेसमेंट है, अवाम की चूंकि एसोसिएशन है, एक उनका कनेक्शन होता है किसी भी सेलिब्रिटी के साथ, तो वो अमूमी तौर पर उम्मीद नहीं करते या वो तवक्को नहीं करते कि ये जो स्टार हैं या ये जो शख्सियत है वो इस तरह का रवैया अपनाएंगे अपने साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे। तो जब ऐसी कोई वीडियो सर्कुलेट करती है तो फिर ऑब्वियसली उनकी बैशिंग भी ज़्यादा होती है क्योंकि लोग उन्हें आइडलाइज कर रहे होते हैं। तो राहत फ़तेह अली खान साहब भी खासे में डिस्टर्ब नजर आए सारी सिचुएशन के बाद। और हुआ कुछ यूँ कि आपके जो फैंस होते हैं ना, वो आपसे बड़ी उम्मीदें लगा कर रखते हैं, वो आपको बड़ा पसंद करते हैं, वो आपके एक एक कोलो फेल अमल को बड़ा पसंद करते हैं। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, हम नहीं जानते, हम जज नहीं कर रहे किसी को कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन लोग इससे जज करते हैं। तो इस पर उनकी अब एक और वीडियो सामने आई है जो कि बहुत बड़प्पन का, उनका मैं कहूंगी कि उन्होंने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है और माफी मांगी है। और बड़े आदमी की निशानी भी वैसे ये होती है कि आप अपनी गलती को तस्लीम करें और माफी मांगने से कभी कुछ छोटा नहीं हो जाता। माफी मांगे और फिर आगे बढ़े। तो अजीम, इसमें उन्होंने माफी मांगी है अपने उस्ताद से, अपने घर वालों से, अपने देखने वालों से, अपने प्यार करने वालों से, अपने मोहब्बत करने वालों से। मतलब इनडायरेक्टली वो अफसुर्दा है, शहरबानो, एक परेशान तो माफी है। तो उन्होंने मांगी, साथ ही साथ उन्होंने क्लैरिफाई भी कर दिया कि ये मामला था क्या। अपने ही जो भी उनके कुछ जानने वाले उनकी टीम के मेंबर हैं, उनके साथ किसी बात के ऊपर इख्तलाफात हुए, राहें जुदा हुई, उसकी जब प्रॉपर अनाउंसमेंट की गई तो उसके बाद से फिर हमने ये देखा अकॉर्डिंग टू राहत फ़तेह अली खान कि वो लोग एक गिरोह की सूरत में है, सरगर्म है और वो इस तरह की वीडियोस उन्होंने राहत फ़तेह अली खान की बिल्कुल बना के रखी हुई है। और ये वीडियो भी जो सर्कुलेट हुई जिस पे क्रिटिसिज्म हुआ, उनका ये भी कहना है कि ये भी 9 माह पुरानी है और वो कह रहे हैं कि मैं भी तमाम इंसानों की तरह एक आम इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी वीडियो बनाएं फिर उसको सर्कुलेट करें सोशल मीडिया पे और डिफेम करने की कोशिश ये भी कहा एग्जैक्टली कि प्लांटेड है ये, और इस तरह की वीडियोस और भी उनके पास हैं जो शायद आने वाले वक्त में भी सामने आएंगी। कुछ लोगों की जानिब इशारा किया उन्होंने, हम नहीं जानते वो कौन है और क्या लॉबी है उनकी, क्या मकासद है, ज़ाहिर है वो बेहतर समझते हैं जिसके बाद उन्होंने ये बात की है सोशल मीडिया पर आके। तो खैर बड़प्पन का मुजाहिरा किया गया उनकी जानिब से, माफी मांग ली, तो माफी मांगने वाला भी छोटा नहीं होता, तो माफ करने वाला भी जो है वो चाहिए। राहत फ़तेह अली खान एक असासा है, जब हम पाकिस्तान में कवाली का बिलखसूस जिक्र करते हैं, राहत फ़तेह अली खान पहचान है उसकी। तो इंडिया पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, बहुत पसंद किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बहरहाल तो ये मामला है जी राहत फ़तेह अली खान का, हमने अपने नाज़रीन के सामने रखा है। तो शहरबानो, अब हम क्या बात करें? अब हम सैर करवाएंगे अपने देखने वालों को, अपने नाज़रीन को पीर चनासी की। वहाँ पर हमारी जो है को एंकर कह लें, को होस्ट उकाशा गुल गई हुई है फिरने के लिए और बड़े खूबसूरत मनाजिर उन्होंने एक्सबंद किए। कैमरे जो हमारी टीम है साथ गई थी, पूरी प्रोडक्शन टीम, उन्होंने भी वो सारे जो मनाजिर हैं वो एक्सबंद किए। तो आइए आपको भी लिए चलते हैं पीछे ना से।
मैं हूँ उकाशा गुल और एक बार फिर से मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है जन्नत नज़ीर कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। और वादी को आप देखें निखरी हुई है इस वक्त, सूरज की शुआएं जो हैं वो नीचे आना चाह रही हैं और बादल कह रहे हैं हमने नीचे नहीं आने देना। पहाड़ खूबसूरत बादलों से ढके हुए और नीचे बहुत ही खूबसूरत वादी नज़र आ रही है जिसे कहा जाता है मुजफ्फराबाद, क्योंकि हम मुजफ्फराबाद में और हमने आज जाना है ज़िला बाग की तरफ। लेकिन मैंने सोचा हमने जाना है गंगा चोटी, तो गंगा चोटी जाने के लिए आपका स्टेमिना बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए मैंने सोचा कि इंतखाब करते हैं पीर चनासी का, जो मैंने और आपने अभी तक मिलके नहीं देखी। तो हम पहले जाएंगे पीर चनासी, जानेंगे उसकी थोड़ी सी तारीख, वहाँ पर थोड़ी सी हाइकिंग करेंगे, वहाँ का मौसम देखेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कीजिएगा। जिया नाही माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। व्यूअर्स, ये मैं आप लोगों को बुलावा दे रही हूँ कि छुट्टी ले लें और इस खूबसूरत इलाके की सैर करने के लिए निकल आए। और अब तो इतना खूबसूरत सुहाना मौसम भी है क्योंकि आप लोग, मैं, मेरे समेत हम लोग ज़िंदगी की जिन रंगीनियों में, जिन आर्टिफिशियल फैसिलिटीज़ में खोए हुए हैं ना, वो बहुत कम है इस सब खूबसूरत नज़ारे के आगे। क्योंकि यहाँ आपको कुदरत मिलती है, प्योरिटी मिलती है, खुलूस मिलता है, मुसर्रत मिलती है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है और आपको अल्लाह ताला के करीब होने का मौका मिलता है। और ये सारी वादी इतनी खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तो सोचें, जो ये सब कुछ बनाने वाला है, तख्लीक करने वाला है, तो वो क्या शान वाली ज़ात होगी। अगर इस वादी की बात करूं तो मैं पीर चनासी की तरफ जा रही हूं और हम लोग एक छोटे से गांव नज़र आया, न्याजपुरा इसे कहा जाता है। यहाँ पर मैंने छोटा सा स्टे किया क्योंकि यहाँ पर बादलों का जो एक गहवारा है वो इतना प्यारा लग रहा है और नेचर के इतने डिफरेंट नेचुरल कलर्स नज़र आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। कहीं आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, पर्पल नज़र आ रहा है, ग्रे, वाइट, ब्लैक, हर कलर, फिर ग्रीन, तो ग्रीनरी तो बेतहाशा है ना। और हर तरह के रंग के दरख्त नज़र आ रहे हैं, पौधे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ये कश्मीरी स्टाइल ऑफ हाउसेस देखें तो इनके हट्स नज़र आ रहे हैं विद डिफरेंट कलर्स ऑफ टॉप्स। तो ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है देखने के लिए। मैं समझती थी कि तन्हाई एक बहुत ही बुरी चीज़ है, तन्हाई नहीं होनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन आप यकीन करें कि अगर आपको लगता है आप तन्हा हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप यकीन करें, आप यहाँ पर आके देखें, आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा लकी इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि ये तन्हाई आपको करीब करती है इस कुदरत के और इस कुदरत के बनाने वाले के। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर एंजॉय करूँगी, बैठूँगी, स्टे करूँगी, उसके बाद चलूँगी पीर चनासी की तरफ। तब तक आप ये खूबसूरत नज़ारा व्यू कीजिए। बताया था कि हम आज पीर चनासी से स्टार्ट लेंगे। अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है कि मौसम रंग बदलते जा रहे हैं। आपको आज मैंने चंद ही मिनटों में सूरज भी दिखा दिया, बादल भी दिखाए, हवा भी दिखाई और उसके अलावा बादल आपको प्रॉपरली मूव करते भी दिखाए। यकीनन आपने देखे होंगे पहाड़ों के बीच में से गुजरते। और इस वक्त यहाँ पर अभी हम तकरीबन मिड में हैं, पीर चनासी के टॉप पर पहुँचे नहीं हैं और स्नोफॉल शुरू होगी। और स्नोफॉल ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत व्यू है कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरे पास लफ्ज़ खत्म हो गए। यार ये क्या कुदरत है, देखो ज़रा कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मैं इस दुनिया से बिल्कुल हट के कहीं और चली गई हूँ, इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो गई हूँ। और वो सामने देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे ख्वाबों में होता है ना, आप कहीं पहुँच जाते हैं और आपको पता नहीं होता ये कौन सी जगह, मैं कहाँ पहुँचा था। तो वो ये जगह होती है एक्चुअली जहाँ पर आप पहुँचते हैं
और अगर आप कुदरत का हाथ थामने का इरादा कर लें, कुदरत को एक्सप्लोर करने का इरादा कर लें, तो कुदरत भी कहती है मुझे सराहो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। और वो आपको लम्हा ब लम्हा मौका दे रही होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी सूरज, कभी बादल, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी स्नोफॉल। तो मुझे बल्कि वो देखो सूरज भी निकल आया थोड़ा सा, वाह 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 वाह, क्या मौसम है। बर्फ के साथ साथ सूरज का भी नज़ारा हो रहा है। अभी मुझे टॉप तक जाना है, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन हम वो कहते हैं ना कि प्रॉपरली आपने इंतजाम करके ऊपर जाना है, लेकिन असी नहीं करांगे, असी खुल के जावांगे, असी गज वज के जावांगे तो बर्फ का मुकाबला करांगे। मेरे नाल रहे हो, पीर चनासी तक मिलते हैं। आपको बोलने के लिए एनर्जी भी चाहिए और मैं अपने पॉइंट पर पहुंच चुकी हूँ जिसे कहा जाता है पीर चन्नासी। और यहाँ पर आके पहले तो मैं झूमना चाह रही हूँ। इतना एंजॉय कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मतलब कि यार क्या नजारा है। और उसमें अकेली काशा बेचारी खड़ी हुई है, लेकिन ये अकेलापन मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने आपसे कहा था कि पीर चनासी एक ऐसा पॉइंट है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। मैं खुद हैरान हो गई हूँ, तो आप कैसे हैरान नहीं होंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर आते गए, बर्फबारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इस वक्त मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ। और अगर पीर चनासी की बात करें तो ये मुजफ्फराबाद की एक बहुत ही फेमस चोटी है। जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, टॉप तक आते हैं, क्योंकि उन्हें ये नज़ारा देखने को मिलता है। वो आपके सामने है। साल का कौन सा महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे हालात हैं जैसे कि आई थिंक दिसंबर और जनवरी में भी ऐसी बर्फबारी नहीं होती होगी। और अगर पीर चनासी की तारीख की बात करें तो ये तकरीबन 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, आपके सामने है। पीर इसको इसलिए कहा जाता है, एक सूफी बुजुर्ग का रेफरेंस है यहाँ पर उनकी मुनासबत से। और चनासी एक्चुअली मुजफ्फराबाद की ये चोटी है, इसकी वजह से इसे पीर चनासी कहा जाता है। और इस वक्त हम सतह समंदर से तकरीबन 11,000 फुट की बुलंदी पर हैं और मुजफ्फराबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर और अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा पास और कुदरत के करीब। ये है पीर चन्नासी। ढूंढ रही हूँ ताज़ा ताज़ा, ताकि आपको यकीन दिला सकूँ कि यहाँ पर वाकई सब कुछ नेचुरल और रियल है। ये कोई ग्रीन रूम में शूट नहीं हो रहा, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, रियल है। और सच में यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और बर्फ़ संभलने का नाम नहीं ले रही। और मैं चाह रही थी किसी टूरिस्ट से आपकी बात करूँ। यहाँ मेरे टूरिस्ट एक मेल फीमेल खड़े हैं, देखते हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है आप लोग, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम घूमने फिरने आए हैं। वी आर एक्चुअली न्यूली मैरिड कपल। अरे वाह वाह वाह, न्यूली वेड कपल। कैसा लग रहा है पाकिस्तान में घूमना फिरना और शादी के बाद ऐसे आना? पाकिस्तान में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे भाई ने हमें रिकमेंड किया था कि मुजफ्फराबाद आपने ज़रूर जाना है। उन्होंने और मुजफ्फराबाद में उन्होंने कहीं इंटरनेशनल ट्रिप के पैसे तो नहीं बचाए? नहीं इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रिप भी है हमारा, लेकिन अभी बस कुछ दिन के लिए हम मुजफ्फराबाद आए हैं। लेकिन प्रायोरिटी आपने पाकिस्तान को दी? यस, एक्चुअली हम बाहर ही होते हैं। अच्छा। पुर्तगाल, और यहाँ पे फिर हम विजिट शादी की हमने। और पीर चनासी ये उसके बारे में बहुत सुना था, एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे स्नोफॉल होगी। आधे रास्ते से तो हम थोड़ा सा डर गए, हेजिटेट कर रहे थे,
हम वापस जा रहे थे, बट एक दो टूरिस्ट और गुजरे, उनसे हमने पूछा, वो कहते हैं यू मस्ट विजिट। तो हम कहाँ से हो आए हैं और कहाँ जाने का इरादा है? हम ऑल द वे एबटाबाद से घूमते फिरते आए हैं यहाँ पे, एबटाबाद घूमे हैं, फिर हम यहाँ पे आए हैं। अब तक की कौन सी इंटरेस्टिंग चीज लगी? पीर चनासी। अरे वाह, देख रही थी मैं, ये लोग क्या कर रहे थे? टॉप पे है ना एक्चुअली, तो वो सारा व्यू और सब कुछ रास्ते में आते हुए भी बहुत जबरदस्त व्यूज और सब, ऐसा लग रहा है हम हेवन में। बिल्कुल बिल्कुल। और काश मैं वो चीजें कैप्चर कर सकती जब ये दोनों इतना एंजॉय कर रहे थे, माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए। जब ये अपने पूरे गैजेट्स के साथ आए यहाँ पर, सेल्फी, टिकटॉक्स, पता नहीं क्या क्या बन रहा था, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। अच्छा मुझे ये बताएं कि जगह पे ना टाइम बहुत शॉर्ट लगता है आपको, आप जितना भी कर ले फोटोग्राफी, जितना भी कर ले, हम यहाँ पे इतना रुकते आए और एक चीज है कि मतलब जो हमारी आंख देख रही है वो कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। दिल होता है कि ये सब जो डेप्थ है ना, हम घर वालों को जाके दिखाएं, लेकिन वो चीज नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि कैमरा एक लिमिट तक आपका कैप्चर करता है, उससे आगे। तो आपको क्या लगता है कि फिर इस सारी चीज को फील करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को टाइम निकालना चाहिए, इंसान को सो पीसफुल कि आप यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करें, बिल्कुल खामोशी, ना बंदा ना बंदे की जात, और द बेस्ट प्लेस। यहाँ पर वो गली बाजारों वाली आवाजें हैं, और टीटी पापा नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत पुरस्कून। चलें जी, हमारी दुआ है कि आप दोनों खुश रहें, आबाद रहें, और ऐसे ही हमारा पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। ऐसे मकामात पर सिर्फ दो तरह के लोग आ सकते हैं, एक वो जो एंजॉय करने आ सकते हैं, अपने दिनों को, अपने वक्त को खूबसूरत बनाने आ सकते हैं, और एक वो जो अल्लाह ताला के करीब होने आते हैं, इस कुदरत को समझने आते हैं और अपने बाद के टाइम को खूबसूरत बनाने आते हैं। और इस मकाम पर जब आप आएंगे तो मैंने आपसे कहा कि ये पीर चनासी की जो निस्बत है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी हस्ती की आखिरी आरामगाह है, हज़रत बाबा पीर शाह हुसैन बुखारी, उनकी आखिरी आरामगाह के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊँ तो तारीख से ये पता चलता है कि ये बलूचिस्तान से आए थे तकरीबन 350 साल पहले, और यहाँ पर आने का मकसद उनका था कि अल्लाह ताला के करीब होना, अल्लाह ताला की वहदानियत को, उनकी कुदरत को जानना, उनके करीब होने का मौका उन्होंने पाया। और ना सिर्फ अल्लाह ताला के करीब हुए बल्कि दुनिया को भी अल्लाह पाक के करीब लाने की कोशिश की, तबलीग की, इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी, और आज इतना बड़ा मकाम पाया कि यहाँ पर जब लोग ना सिर्फ पीर चनासी पे आते हैं बल्कि उनकी आखिरी आरामगाह पर मग़फ़िरत की दुआ भी करने आते हैं। तो आज हम भी यहाँ पर आए हैं, आइए मिलके मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्पॉट पर। क्या बात है, काशा ने तो खूब मजे किए हैं भाई, उन्होंने तो सही स्नोफॉल को एंजॉय किया है और बड़े माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरती, मैं तो खूबसूरती में खो गई हूँ देख के। और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा सारा सेगमेंट। आप लोग भी जाएं पीर चनासी, अपने ट्रिप को एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ जाएं, जो न्यूली वेड हैं वो भी जाएं। और आप वहाँ पर जो फोटोज और वीडियोस बनाए ना, वो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें, हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ पर शेयर करें, ताकि हम उन्हें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो ये वो खूबसूरत मकामात हैं हमारे मुल्क के पाकिस्तान ऐसा में, है हमारा पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो जनाब, आजकल आम आदमी के एंटरटेनमेंट का जरिया क्या है, अजीम बताएं आप। मेरी नज़र में पाकिस्तान की बात हो रही है अगर, तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तानी ड्रामास, क्योंकि ये हर घर में देखे जाते हैं और बड़े ही शौक से देखे जाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री तो वैसे भी एक स्पेशलिटी के तौर पर मानी जाती है ना, दुनिया भर में ये ड्रामास देखे जाते हैं। और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है शहरबानों के, हमारे ड्रामास जो है ना मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रहे हैं। जबरदस्त।
और अजीम पहले ऐसे होता था कि आप घर में जाते थे तो घर की खवातीन सिर्फ बैठ कर ड्रामे देखती थी। अब सिचुएशन कुछ यूँ आ गई है कि सोशल मीडिया ने भी आसानी कर दिया, कुछ ऐप्स भी ऐसे हैं जो आपको ड्रामे दिखाते हैं और आप मर्द भी जो है वो पूरे ड्रामों पे लगे हुए होते हैं, वो मैसेज कर रहे होते हैं। बताएं आजकल कौन सा ट्रेंडिंग ड्रामा है जो मैं देख सकता हूँ, जिसकी 20 एपिसोड्स गुजर चुकी हों, मुझे इंतजार ना करना पड़े। तो बताना पड़ता है। मेरे बड़े जानने वाले हैं, मेरे 1-2 भाई हैं, दोस्त हैं, कजन्स हैं, वो पूछते हैं, बड़ी हैरान होती हूँ कि लड़के भी अब ड्रामाज देखते हैं, आखिर इसमें कुछ तो कहानी है। तो पाकिस्तानी ड्रामे जो है तरक्की कर रहे हैं। हमने एक अरसे से देखा कि पीटीवी के ड्रामों को बड़ा पसंद किया जाता था, उसके बाद फिर ये वक्त आया कि थोड़ा मामला ठहरे भी, अब दोबारा से ड्रामों को पसंद किया जा रहा है। और इवन यहाँ तक मैंने देखा, एक वीडियो देखी कि हमसाया ममालिक के कुछ बड़े अच्छे एक्टर्स जो कि फेमस एक्टर्स हैं, उनकी जानिब से कन्फेस किया गया कि जब हम ऑडिशन पे जाते थे या हम अपने ड्रामे के लिए या शूटिंग के लिए गए तो हम पाकिस्तानी ड्रामों से एक्टिंग सीख कर गए। खैर बानो, वैसे ओवरऑल जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की सिचुएशन है और आजकल बिलखसूस किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, अवाम में वो कितनी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब मौजूद हैं। हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे आप ये बताइए, पाकिस्तानी ड्रामों को दुनिया भर में बहुत पजीराई मिल रही है इस वक्त, कई ड्रामे तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, तो पाकिस्तानी ड्रामों को पजीराई मिलने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम अजीम, अस्सलाम वालेकुम शहर बानो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजीम के पाकिस्तानी ड्रामों को बहुत पजीराई मिल रही है और हिस्टोरिकली भी जिस तरह शहर बानो ने कहा कि मिलती रही है। पाकिस्तानी ड्रामे रीजन में जहाँ भी उर्दू ज़बान समझी बोली जाती है वहाँ पर बहुत मशहूर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे और फिर जब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर प्राइवेट चैनल्स जब पाकिस्तान में ऑपरेट करना शुरू हुए, और अब तो माशाल्लाह बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। हफ्ते में 8-10 ड्रामे हर चैनल जो है वो अपने मुख्तलिफ स्लॉट्स में दिखा रहा होता है। तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तानी ड्रामों का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी रहता है। जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर एक्सेस है लोगों के पास टेलीविज़न के थ्रू, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, वो अपने वक्त के हिसाब से भी ड्रामे देख सकते हैं। अब जो ऑनलाइन फैसिलिटी आ गई है उसके तहत भी लोग ड्रामे देखते रहते हैं अपने वक्त के हिसाब से। इंटरेस्टिंग बात ये मैं बताऊं आपको कि पहले जिस तरह ड्रामा था एक कलेक्टिव एक्टिविटी होती थी, सारी फैमिली साथ बैठकर देखा करती थी। अब जो है ड्रामा व्यूइंग पाकिस्तान में बहुत हद तक एक इंडिविजुअल एक्टिविटी हो गई है। हर इंसान जो है वो अपने वक्त के ऊपर और अपने ही गैजेट के ऊपर, अपने मीडियम के ऊपर अपनी सहूलत के हिसाब से ड्रामा देखता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और जिस तरह आप कह रही थी शहरबानों के इसके इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या होते हैं और सिर्फ ख़वातीन नहीं देखती हैं, अब ये पूरी सोसाइटी को शेप करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये है पाकिस्तानी ड्रामा आज का। तो अब हम अगर बात करें माजी के ड्रामों से, तो अभी और माजी के ड्रामों में क्या मुख्तलिफ है? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता कि अब का ड्रामा अच्छा नहीं है और पहले का ड्रामा ज़्यादा अच्छा था। ये नॉस्टैल्जिया की बात भी हो सकती है। और पहले जाहिर है कि एक ही चैनल था तो हफ्ते में 7 ड्रामे चला करते थे प्राइम टाइम के ऊपर। अब जो हैं वो 7 तो शायद चैनल्स हों जो कि ड्रामे दिखा रहे हैं 24/7, और हर चैनल जो है वो 10-15 ड्रामे एक वक्त में ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। लेकिन तो जाहिर है कि क्वांटिटी और क्वालिटी होते हैं, उसमें भी फेवरेट और ट्रेंडिंग कोई एक आध ड्रामा होता है। तो आजकल कौन सा ट्रेंडिंग ड्रामा चल रहा है जो आपकी नजर में आपको लग रहा है कि अच्छा है? अब ड्रामे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बड़े ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी व्यूइंग ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा आ रही है। अब वो जिस तरह मैंने कहा यूट्यूब के ऊपर जब ड्रामा आ जाता है तो उसकी एक अलग डायनामिक, तो उसके व्यूज़ भी काउंट होते हैं। लेकिन इश्क मुर्शिद, मैं और खुशबू में बसे खत, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह के जो ड्रामे हैं वो बहुत देखे जा रहे हैं। मैं अभी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। इश्क मुर्शिद भी मुझे लगता है कि अपने इख्तिताम के आसपास है। कुछ नए ड्रामे शुरू हुए हैं। खुशबू में बसे खत मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा ड्रामा है। मुर्शिद के बारे में बताएं कि उसमें लोगों को इतना क्यों पसंद आ रहा है? बड़ा फेमस हो रहा है वाकई। और ये वो ड्रामा है कि जो मर्द हज़रात भी इक्वल इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं। बिल्कुल। देखिए रोमांस के साथ तो हर इंसान का दिल जुड़ जाता है, तो ये एक रोमांटिक सा लाइट ड्रामा है। और मैंने एक पहले भी एक दफ़ा ये बात की थी कि मुझे लगता है इसमें वो जो चार्म आपको नज़र आता था ना कि नदीम बेग साहब की एक और शबनम की एक डायनामिक हुआ करती थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की, उस तरह का एक डायनामिक केमिस्ट्री आपको नज़र आता है दुरे फिशाम में और बिलाल में। और ये दोनों बड़ा खूबसूरत तरीके से अपना किरदार कर रहे हैं। OST बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है उस तरह, तो उसकी वजह से नाजरीन को पसंद आ रहा है। जहां आपको इंटेंसिटी की तरफ लेकर जाता है ड्रामा, साथ ही एक रिलीफ आ जाती है।
और फिर लोग एंजॉय भी करते रहते हैं। तो जब बिलाल की एक्टिंग को बड़ा पसंद किया जा रहा है कि जब वो एकदम से गरीब में आता है गेटअप में तो वो उसी तरह बिहेव करता है, और जब वो एकदम अलीग में आता है बिलाल तो डांस स्टेप बड़ा फेमस हुआ है। जी, बिलाल इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और वो बिल्कुल उनकी केमिस्ट्री, जिस तरह मैंने कहा दुरे फिशां की और बिलाल की बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री नज़र आ रही है। खई ड्रामा दुरे फिशां का एक और, दुरे फिशां का ये सीज़न चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी जैसे आपकी मर्ज़ी ख़त्म हुआ था, बहुत हिट ड्रामा रहा, उसके बाद इश्क मुर्शिद और अब खई, तो दुरे फिशां के लिए ये वन आफ्टर द अदर 3 बिग ड्रामास हैव कम आउट। अरुण साहब, जिन ड्रामों का अभी आपने जिक्र किया, अभी आजकल जो फेमस चल रहे हैं, इनका जो टॉपिक है उस बारे में कुछ बताएं। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कैसा है? सही ये वायरल होने वाला टॉपिक है? जी बिल्कुल, इसी तरह ही है कि ये टॉपिक्स आमतौर पे, क्योंकि अब ये इतना कमर्शियल वेंचर हो गया है, एक ड्रामा बनाना, उसको चलाना, उसकी स्लॉट को बेचना और उसके साथ जो एडवर्टाइजमेंट अटैच्ड होती है, तो चैनल्स ये इंश्योर करते हैं कि वो ड्रामा उसकी वायरेबिलिटी ज़्यादा हो। तो बिल्कुल टॉपिक्स वही लिए जाते हैं। टॉपिक से ज़्यादा मुझे लगता है कि आजकल चैनल्स जो हैं फोकस कर रहे हैं कास्ट के ऊपर। कास्ट ऐसी ली जाती है जो कि लोग देखना चाहते हैं। अब आप आयजा को देखिए, आयजा एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, लेकिन बहुत अरसे से काम नहीं इतना ज़्यादा कर रही थी, लेकिन अब आप देखिए तो उनके यक्के बाद दीगरे 2-3 ड्रामा जाने जहाँ हमजा अली अब्बासी के साथ आ रहा है। हमजा अली अब्बासी का भी तो काफ़ी अरसे के बाद आया ना। जी बिल्कुल, तो ये वो एक्टर्स हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं और फिर चैनल्स उनको ढूंढ कर लाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो उनके ड्रामों में फीचर करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये टॉपिक्स को भी थोड़ा सा खंगालने की ज़रूरत है कि अच्छे स्क्रिप्ट्स आएँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्ट्स में कहीं कहीं अब हम चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे अब बात करें इश्क मुर्शिद की, आने वाले दिनों में मज़ीद टेंस होने वाला है, या फिर इसमें कोई चीज़ें सामने आएंगी जो एंटरटेनमेंट की तौर पर लोग पसंद करेंगे? देखिए, इश्क मुर्शिद तो जो है मुझे लगता है कि वो अपनी ही नहज पे चलता रहेगा, और अब तो शायद इख्तिताम के नज़दीक पहुंच भी रहा है। तो उसमें यही है कि इंटेंसिटी के साथ साथ रिलीफ देते रहेंगे। दूसरे ड्रामे जिस तरह जाने जहाँ है या खई है, वहाँ पर आपको इंटेंसिटी की शिद्दत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और शामिर को एक साथ करें। हाँ, ये तो टीजर चल रहा है, टीजर। क्या शिब्रा शामिर को एक्सेप्ट कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी। अरुण साहब, ये राह जुनून और मन्नत मुराद ड्रामा है, इनके भी बड़े कंपटीशन चल रहा है। इसी तरह ही है। तो ये सवाल जो है ये हर हफ्ते एक एज पे छोड़कर जाते हैं व्यूअर्स को, और चैनल्स यही चाहते हैं कि व्यूअर्स दोबारा मुड़ के आएँ और ये देखें कि क्या एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं करेगी। तो ये एक 2 ड्रामाज हैं जिन्होंने बड़ा टफ कंपटीशन दिया है, जिनमें राह जुनून है और मन्नत मुराद। हाँ जी जी, मन्नत मुराद और राह जुनून भी इसी तरह बिल्कुल। खुमार, सुकून, ये वो ड्रामे हैं जो कि अगेन नाजरीन बड़ी तादाद में देख रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी चल रहे हैं। मन्नत मुराद बहुत हिट रहा, क्योंकि अगेन बहुत अरसे बाद इकरा ने कोई ड्रामा सीरियल किया और लोगों ने, जो उनके फैंस हैं, उन्होंने बहुत पसंद किया। अरुण साहब, जब कंटेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, या जो डायलॉग्स जिस तरह के डिलीवर किए जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक दौर था जब मरीना खान साहिबा के बड़े शानदार ड्रामाज हुआ करते थे, धूप किनारे, बड़ा ही रिच कंटेंट होता था, तो ये क्या है, कंपैरिजन करना चाहिए हमें? देखिए, कंपैरिजन करने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन शायद उसको एक ऑब्जेक्टिवली देखने की भी ज़रूरत है। जिस तरह मैंने कहा, ड्रामे उस वक्त कम हुआ करते थे, हमारी याददाश्तों का हिस्सा रह गए हैं। अब ड्रामे बहुत ज़्यादा हैं, तो याद रहना मुश्किल होता है किसी एक ड्रामे को याद रखना। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि मरीना खान ने अपने करियर में शायद 7 या 8 सीरियल किए होंगे। शहनाज शेख साहिबा का बहुत बड़ा नाम है, सबको याद है, हालांकि उनके 2 या 3 सीरियल से ज़्यादा नहीं हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने कम काम किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया और याद रहे। और स्ट्रेंथ क्या थी? स्ट्रेंथ स्क्रिप्ट था, स्ट्रेंथ जिस तरह आपने कहा डायलॉग। अच्छा हारून, हम देख रहे हैं कि चूंकि अब लोगों, पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी बहुत कोरियन ड्रामों को देखना पसंद कर रही है, कि सीजन्स जो हैं कोरियन सीजन उनको बड़ा पज़राई मिल रही है, वो हीरोज़ बड़े पसंद किए जाते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ भी किसी से कम नहीं, हीरोइन बहुत प्यारी हैं। लेकिन वहाँ पर जो हम देखते हैं वो चीज़ें ये होती हैं कि स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी होती है, कैमरा वर्क बड़ा अच्छा होता है, विजुअल्स जो दिखाए जाते हैं, जो कनेक्टिविटी होती है बड़ी अच्छी होती है। अब जो नए ड्रामाज आए हैं
अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं, यानी इसमें साउंड को भी बड़ा इम्प्रूव किया गया है, इसमें कैमरा वर्क को इम्प्रूव किया गया है, प्रोडक्शन बड़ी अच्छी है, OST तो वैसे ही हमारे बड़े फेमस है। अब एक्टिंग तो पहले से ही हमारी बहुत पसंद की जाती है, तो अगर इसका मुआवजा किया जाए भारतीय ड्रामों से या कोरियन ड्रामे तो बहुत अच्छे हैं, तो क्या समझते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं? देखिए पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा रहा है इंटरनेशनल कंटेंट को। जब आप कंपेयर करते हैं कोरियन या फिर इंडियन कंटेंट के साथ, तो पाकिस्तानी कंटेंट हमें अपनी जगह बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि अब आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द हम OTT के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर भी पाकिस्तानी सीरीज़ देखेंगे। वो अंडर प्रोडक्शन है, तो बिल्कुल आने वाली है। और पाकिस्तानी एक्टर्स को ऑलरेडी जो है वो मौका मिलता रहता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये मज़ीद फ्रीक्वेंटली से नज़र आएंगे पाकिस्तानी एक्टर्स इन इंटरनेशनल प्रोडक्शंस, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह मैंने कहा कि प्रोडक्शन वैल्यू हमें अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप कोरियन की बात करते हैं या इंडियन कंटेंट जो कि OTT के ऊपर अवेलेबल है, तो उसकी बात करते हैं तो उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बेहतर है। जब हमारी तो उसके साथ ड्रामा इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी को थोड़ा क्या है कि दुनिया में इसकी मकबूलियत की बुनियादी वजह आपको क्या लगती है? सॉरी दोबारा। ड्रामा इंडस्ट्री का एक्स फैक्टर, हमारे ओवरऑल जो दुनिया में इसकी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तानी ड्रामास की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मूवीज जो पाकिस्तान में बनती हैं, तो ऐसी क्या वजह है? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की अजीम। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे ने अपनी लैंग्वेज डिफाइन कर ली है। जिस तरह हम कहते हैं ना सिनेमैटिक लैंग्वेज, इरानियन सिनेमा की सिनेमैटिक लैंग्वेज है, पाकिस्तानी सिनेमा वो अपनी लैंग्वेज डिफाइन नहीं कर सका। पाकिस्तानी ड्रामे ने PTV की बुनियाद के साथ चलते हुए अपनी एक लैंग्वेज डिफाइन कर ली। कुछ अरसे के लिए आपको याद होगा जब वो सितारों वाले चैनल आए थे इंडिया के, तो हमारा ड्रामा भी कुछ जो है वो डगमगा सा रहा था और कुछ लेकिन उसमें तो बहुत ओवर एक्टिंग थी और वही और क्या हो गया बस ये। लेकिन हमने शुक्र है कि हम दोबारा संभल गए और हमने अपनी पहचान को खोया नहीं, तो हमारा ड्रामा जो है वो अभी भी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखता है और ये बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से हमारी जो है वो एक पहचान है पाकिस्तानी। अच्छा हारून, आजकल अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा ऑन स्क्रीन कपल है ड्रामों का जो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है और समझ रहे हैं कि ये आगे जाएगा और मजीद कामयाब, सही पोटेंशियल जिसमें देख रहे हैं आप? देखिए अब ये तो आप डिपेंड करता है कि आप किसके फैन क्लब में शामिल हैं। हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि हारून साहब किस जोड़ी के फैन हैं? हारून साहब आजकल किस जोड़ी के फैन हैं? तो इसी तरह ही है। तो बिल्कुल अगर दुरे फिशा को देखें तो उन्होंने मिकाल के साथ बहुत अच्छा काम किया, बिलाल के साथ उनकी जोड़ी सब लोग बहुत खुशी से देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप आयजा को देखें तो वहाज के साथ भी बहुत अच्छी लग रही हैं और हमजा अली अब्बासी के साथ बड़े अरसे के बाद वही वाला मैजिक जो पहले हम एक ड्रामे में देख चुके हैं प्यारे अफजल में, वो दोबारा से नजर आ रहा है। हाँ। और इसी तरह बिल्कुल यमुना का इंतजार है कि दोबारा वो किसी अच्छे से ड्रामे में अपीयरेंस दें। हाँ। तेरे बिन के बाद अब यमुना जो है उनसे एक बड़े धमाके की तवक्को है, तो यमुना के लिए भी ऑल द बेस्ट विशेस। तो ये वो चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं एक्टर्स में भी। इसी तरह मैंने जिस तरह नाम लिया वहाज का बहुत आजकल क्रेज है, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, द बॉय नेक्स्ट डोर। तो बिल्कुल ये वो चार्मिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम। और बहुत अच्छा आपने बताया कि इस टाइम जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं और उनके फेवरेट कौन हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तानी ड्रामा में इस वक्त खातून जो है एक्ट्रेस, हीरोइन, आपकी कौन सी फेवरेट? मुश्किल सवाल मेरे से पूछ लिया क्योंकि मुझे हर शख्स अपने एक बताना पड़ेगा जो आपको आजकल अच्छा लग रहा है। मैं भी एक ड्रामा क्रिटिक हूं, मूवी क्रिटिक हूं, मैं बहुत गहरी नजर के साथ ड्रामा देखता हूं। ये बिल्कुल सियासी बयान नहीं, एक बताना पड़ेगा आपको, कोई एक बताएं। आजकल मैंने चूंकि ये ड्रामा इश्क मुर्शिद देखा है तो दुरे फिशा ऑब्वियसली, और बड़ा ग्रेसफुल उन्होंने ये निभाया अपने किरदार को। और हम चूंकि अपने नाजरीन के साथ बात कर रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री की, शोबिज की, तो आपको शहरबानो पता है आजकल शोबिज में बड़ी बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं और एक और पाकिस्तान के स्टार हैं छाए में। अच्छा, कौन से? चाहत फतेह अली खान। आप भूल गई हैं चाहत फतेह अली खान का नया गाना आ गया भाई, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100।
80 बैठे दो थे। शहरबानो बड़ी देर से बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि कब चाहत फतेह अली खान का नया ट्रैक आए और वो उसे एंजॉय कर सके। बहुत ज्यादा शहरबानो, आपका इंतजार खत्म हो गया। मेरा इंतजार खत्म हो गया। ड्रामाज OST जो है उनको टफ टाइम दिया गया। बम्बे वो सुना था, बम्बा वो भी आ गया। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने भी गुलकार हैं अब उनको चाहिए कि वो अपनी रियाजत बढ़ा दें क्योंकि भाई टफ कंपटीशन है मार्केट में। चार साहब आगे नया ट्रैक आ गया। सिर्फ गुलकारों की बात ना करें, एक्टर्स जो हैं वो भी जो करने हो जाए। पता ये चला है कि एक्टिंग में भी आ रहे हैं चाहत साहब, तो सबके छक्के छुड़ा देंगे। क्या बात। मैं तो एक चीज का फैन हूँ चाहत साहब, और वो ये कि मुस्कुराहट तो एक अलग चीज है। बात ये कि जिंदगी भरपूर जीते हैं भाई। वाह वाह वाह, जो दिल कर रहा है वो कर रहे हैं। वो नो मैटर व्हाट, वो किसी को पसंद आता है नहीं आता, जिस तरह का मर्जी आप क्रिटिसाइज करें। उन्होंने कहा जी अगर मैंने गाना है तो मैंने गाना है, और अगर मैंने एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग करनी है। और जो उनको अच्छा लगता है वो उसको अपने मुताबिक कर लेते हैं। किसी दिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि मुआवजा भी किया गया था एक दो नामवर लोगों के साथ उनका, और कहा गया कि देखिए इनकी अपनी कंपोजिशन होती है, इनका अपना स्क्रिप्ट होता है, इनकी अपनी राइटिंग होती है, ओरिजिनल कंटेंट है, पाकिस्तान को सराहते हैं, स्टार जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, अपने फैंस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। स्टार है, कोई गॉडफादर नहीं है। अपने फैंस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और कॉल्स पर भी अवेलेबल होते हैं, हर जगह जाते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, खुशखबरियां बांटते हैं। और साहब हमारे प्रोग्राम में जब आए थे तो उन्होंने इनसे वादा किया था कि जैसे नया गाना आएगा वो जरूर फॉरवर्ड करेंगे इन्हें। तो अभी मैं ब्रेक में जाने से पहले, मुझे तो वो गाने में ले रहे थे एज अ हीरोइन, तो मैंने कहा नहीं बजट का। बस यही सवाल पूछने वाला था मैं ब्रेक में जाने से पहले, शहरबानो ने खुद ही बता दिया। तो नाज़रीन यहाँ ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी मेरा आपसे सवाल है, जाते जाते आपने मुझसे सवाल पूछा था, ब्रेक के बाद आते हुए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि ब्रेक के बाद मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा फैशन है जो कभी पुराना नहीं होता, ओल्ड फैशन नहीं होता, जो कभी पुराना नहीं होता खवातीन में? खवातीन, हाँ जी। तो वो ये कि जी कपड़ों का फैशन पुराना हो जाता है वैसे, बालों के स्टाइल भी वक्त के साथ साथ पुराने हो जाते हैं, हेयर स्टाइल नए आते हैं। एक बात मुझे याद आई शहरबानो, क्या? और वो ये कि जी ऊंची हील का फैशन कभी पुराना नहीं होता है। और जवाब ये पहनना आपका हुआ। ऊंची हील आप जब मर्जी पहने खवातीन खूबसूरत ही लगती हैं। ऊंची हील खवातीन को पुरकशिश भी बनाती है। लेकिन हील्स अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन वो आपके लिए खतरनाक भी होती हैं, आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई खतरनाक होती हैं। हील्स खवातीन की हड्डियों के लिए कितनी नुकसानदेह हैं, कितनी खतरनाक हैं और किस तरह से ये नुकसान पहुंचाती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर फरूख बशीर साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फरूख साहब, हील्स का फैशन बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ी हील लो, फलाने ब्रांड की लो तो ये तुम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। कितना नुकसानदेह स्पाइन के लिए हाई हील्स? हील्स जो है ना वो औरतों की कमजोरी है, लेकिन मर्दों की भी है मेरे ख्याल से। हाँ, जब वो पहन लेती हैं तो फिर हो सकती है। और फिर उसके बाद ये है कि लेकिन ये औरतों को कमज़ोर भी बहुत करती हैं। अच्छा। आपने कहा कि बहुत सारे ब्रांड्स में ये कहते हैं कि हील्स जो हैं वो कंफर्टेबल का कंफर्ट के साथ कभी भी किसी भी ब्रांड ने क्लेम नहीं किया, कोई ताल्लुक नहीं है और क्लेम भी नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये हमेशा इट इज़ रिलेटेड टू द ब्यूटी, ये हमेशा खूबसूरती के साथ ही रिलेटेड है, ये कंफर्ट के साथ कभी भी नहीं है। कुछ लड़कियां तो 6-6 इंचेस की इतनी हील पहनती है, पाँव बिल्कुल ऐसे होते हैं। एग्जैक्टली। और कितना नुकसान है। ये हील्स का बेसिक मकसद दो थे जिसके लिए डेवलप हुई, और ये कि जब ये हील्स लंबी पहनी जाती है तो हम हमेशा डिफरेंट दिखना चाहते हैं। ये फैशन का मकसद है कि हम डिफरेंट लिखें दूसरों से। तो जब आप हील्स का कॉन्सेप्ट आया तो वॉक डिफरेंट हो गई थी, चलने का अंदाज बदल गया, नजाकत में आ गया था। नजाकत में आ गया था, स्लो। ठीक है, आप ये देखें कि ये औरत ही पहन सकती है, मर्द पहनेगा तो मेरा ख्याल कुछ कदम नहीं चल सकता। आजकल मर्द रात भी हील्स पहनते हैं, उनके जूतों में भी अच्छा खासा जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज वेरी गुड, दैट इज हाई बिग सोल, दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, हील नहीं। अच्छा, हील के प्रॉब्लम्स हो क्या सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई फीमेल भी हील नहीं पहनती, ये डेफिनेटली 1-2 घंटे की कोई पार्टी, कोई शो, कोई शादी, कोई फंक्शन में ही ज़्यादातर प्रेफर किया था। इवन कि आजकल ट्रेंड चेंज हो गए हैं, पहले ऑफिस में भी लोग जाना शुरू हो गए थे कोई 80s 90s के अंदर, अब ऑफिस में भी हील्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हमारे ऑफिस में तो अभी भी बहुत हील्स वो ब्लॉक हील्स टाइप। क्यों हंस रहे हैं? मैं देख रही हूँ सारे कैमरामैन जो मेरे इर्द गिर्द हैं वो इस बात पे हंस पड़े। वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि शहरबानो हील्स पहनती है। मैं नहीं पहनती, मैं दिखा नहीं सकती इसमें, लेकिन मैं नहीं पहनती। वो सब कह रहे हैं लुक हु इज टॉकिंग। तो डॉक्टर साहब क्या नुकसान क्या होगा? एग्जैक्टली, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ऑर्थोपेडिक सर्जन जितने भी लोग बनते हैं
तो उनके एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी अच्छा हर दूसरे लोगों से पूछा जाता है, जिसमें एक सिनेरियो बताया जाता है कि एक एग्जेक्टिव लेडी है और इंग्लिश में एक सिनेरियो प्रेजेंट किया जाता है अबाउट 30 to 35 इयर्स, और वो ऑफिस जाती है, ऑफन शी वियर्स दैट हाई हील्स एंड रिप्रेजेंटेड टू यू विद द पेन इन द हील्स, जो सुबह उठती है तो पाँव नीचे नहीं लगा सकती और उसकी हील्स इतने पेन करते हैं कि वो पाँव नीचे ना लगाने की वजह से कुछ देर वेट करती है चलने के लिए, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करती है, लड़खड़ा के फिर बेहतर होती है। तो ये एक डिजीज की कॉज है, उस डिजीज का नाम है प्लांटर fasciitis। पाँव के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हमेशा सॉफ्ट चीज़ों के लिए ही उसको अब्जॉर्ब कर सकती हैं। हील्स जो हैं वो पहनने की वजह से ऑफन फीमेल्स को उसकी झिल्ली की सोजश हो जाती है। इसी का नाम, इस डिजीज का नाम है प्लांटर fasciitis। अक्सर मैं किसी शादी पे, किसी फंक्शन पे अगर हाई हील्स पहनती हूँ तो उसके बाद 2 दिन तक मेरे पाँव की जो नीचे वाला जो तय होती है वो बहुत तकलीफ देती है, चाहे मैं कोई भी जूता पहनूं। एग्जैक्टली। और सेकेंडली, आपका प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपने चलना है अगर वो अनइवन है तो सारी बॉडी ही आपकी वो बिहेव बुरा करेगी। आप थोड़ा संभल के चलती हैं। आप ये देखें, जब भी आप हील पहनती हैं तो आपके ज़हन में एक ही चीज़ होती है, कोई गलत चीज़ ना है, मैं अड़ के गिर ना जाऊं। इस टेंशन की वजह से आपकी बैक सारी की और कमर और गर्दन स्ट्रेच रहती है। आपने जब कभी 2 घंटे के बाद हील उतारी होगी तो आप हील उतारते हुए क्या करती होंगी? ऐसे बैठ के ऐसे सांस लेती होंगी, उतर गई, ठीक है ना। तो ये जो 2 घंटे आपने स्ट्रेस में गुजारे हैं, इसकी वजह से आपके जो बैक मसल्स, नेक मसल्स, नीज और थाइज के ऊपर भी ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ चुका हुआ होता है। डॉक्टर साहब, आजकल जो नौजवान बच्चियां, अकेले यंग जो जनरेशन है हमारी, स्कूल गोइंग इवन, वो भी ऑन एंड ऑफ हील्स पहन लेती हैं और फिर ज़्यादा एज की खवातीन भी पहन लेती हैं, तो इस एज ब्रैकेट के अंदर क्या नुकसान होता है? देखें, नुकसान सबसे बड़ा ये जो मैंने आपको डिजीज़ बताई थी प्लांटर fasciitis, इसका ट्रीटमेंट फिर फिजियोथेरेपी है, इसका ट्रीटमेंट फिर इंजेक्शन थेरेपी, इंजेक्शंस लगना है, फिर ये ठीक नहीं होती, ठीक है ना। फिर ये जब भी हील पहना करेंगी वो तकलीफ बर्दाश्त करेंगी, 3-4 दिन पेन किलर गोलियां खाएंगी और उसके मेरा ख्याल है कि अगर आपने ये हील्स पहननी है, और देखें ये आप निगेट नहीं कर सकते, ब्लॉक हील्स, हाई एंड ब्रांड्स, जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं, नेम द ब्रांड्स, उन्होंने हील्स बनानी है, आपने इवेंट्स पे पहननी है, आप किसी को रोक नहीं सकते। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी रेमेडी करेंगे जिससे वो नुकसानात करेगी ना, उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाया करें। बिल्कुल। उसके लिए ये है कि आप अपनी हड्डियों को इतना मजबूत कर लें कि कोई भी डैमेजिंग चीज़ हो वो उसको अब्जॉर्ब कर दें, उस नुकसान को। आप इतनी एक्सरसाइज कर लें, इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। प्लांटर fasciitis के लिए सुबह उठ के आधा घंटा अगर अपना पाँव को दे दें तो चाहे रोज हील्स पहन लिया करें, ठीक है ना। आप उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। क्या एक्सरसाइज है पाँव की? पाँव की स्ट्रेचिंग, आपने सिर्फ गूगल पे लिखना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर द हील। ओके, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज फॉर द हील, ओके, ठीक है। और उसके अलावा आप एक्सरसाइज करें क्यों ना, क्वेश्चन तो ये है, हाँ जी, करें क्यों ना। आप नेक की भी करें, आप बैक की भी करें, एक्सरसाइज तो ओवरऑल जरूरी है ना, करें, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि अब क्लिनिक्स पे मेरे ख्याल में जो लास्ट कल मैं क्लिनिक किया है, 3 से 4 खवातीन ऐसी आई हैं जिनकी एज 40 से बिलो थी और उनके नीज का आर्थराइटिस हो चुका हुआ था। होपफुली आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज वो कैंडिडेट होंगी कि उनका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किया जाए, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि उनके नीज में बहुत पेन है और अगर वो फ्लैट्स पहनते हैं तो वो ज्यादा पेन करता है, तो वो हील लेते हैं उसके लिए। उनके लिए वो हील नहीं है, वो हाई सोल्स होते हैं। वो हील के अंदर ये है कि वो आपकी हील के नीचे ही एक समझ लें कील लगा हुआ है जो जिसने पाँव आपकी हील ऊंचा किया हुआ है। जो हम रिकमेंड करते हैं आपका पूरा सोल थ्रू आउट वो हो और सॉफ्ट हो, ठीक है। ब्लॉक हील्स भी आ गई हैं, ब्लॉक हील्स भी आ गई हैं, दे आर फॉर बेटर, ठीक है ना। ऑफिस में से नो टू पेंसिल हील, ओनली फॉर इवेंट्स एंड टू लुक गुड, ठीक है। और उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आप अपनी बॉडी को इतना टोन अप कर लें कि छोटा मोटा अगर इस तरह को प्रॉब्लम आए। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ खवातीन का इवन नौजवान लड़कियों में ओबेसिटी आ जाती है, वजन बढ़ जाता है, तो उनको क्या हील्स पहननी चाहिए? ओबेसिटी इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, उम्मुल मसाइब है, ठीक है ना। मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदा के लिए ये ओबेसिटी अगर आ गई ना तो ये नहीं जाएगी, ठीक है ना। और ये आपको बूढ़ा कर देगी, आपको डिसफिगर कर देगी, आपकी पर्सनैलिटी को शेयर। देखें, पर्सनैलिटी 2 चीज़ें, एक आप फिजिकली फिट हैं और एक मेंटली फिट हैं, हाँ जी, ठीक है ना। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि आप खुशी रहते हैं,
पेरेंट्स भी आपको बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह से ओबेसिटी से बच जाएं और सिर्फ देख, जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता ना, तो उस अपना ख्याल यही है ना कि मैं सेहतमंद रहूं, और क्या ख्याल रखना है। अगर ये आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप फिर मुनाफिक हैं, आप अपने घर वालों का। अच्छा, कई जूते ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब कि आपके जो फ्रंट वाला पाँव का पंजा है सारा वजन उस पर पड़ता है, और वो जो पंजे की हड्डी होती है, मतलब मैं तो पहनती हूँ तो मुझे फील होता है कैसा लगता है ऐसे मतलब बस मर गए। यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक बताया है जो मैं बताना चाह रहा था। ये एक बीमारी होती है जिसमें हेलुक्स वेल्गस कहते हैं। आपने देखा होगा कि औरतों का अंगूठा अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है, या फिर बाहर को ऐसे हो जाता है। हाँ जी, ये मुड़ना शुरू हो जाता है। ये अब जितनी भी हील्स आपने देखा होगा आगे से नैरो होती हैं, औरतों के जितने शूज हैं वो आगे से नैरो होते हैं। अब ये लड़कियां जो यंग एज में, जिनकी एज ग्रोइंग एज में होती हैं, वो स्कूल्स में भी ये पहन के जाना शुरू हो गई हैं। आपने स्कूल शूज का कभी नाम सुना है? जब हम स्कूल में जाया करते थे तो आगे से बिल्कुल खुले मुंह वाले होते थे। उसकी रीजन ये थी कि हड्डी ने ग्रो करना है तो उसको कंप्रेस ना करें। अब हेलुक्स वेल्गस बिल्कुल पाँव अंदर से मुड़ जाता है, और इतना मुड़ जाता है कई दफा कि पहली उंगली के नीचे से अंगूठा मुड़ के उसके नीचे चला जाता है। उसका हल सर्जरी के अलावा कुछ नहीं है, और उसको बचाने का तरीका कोट शूज हमारे इस तरह के सारे। एग्जैक्टली। लड़कियां अब स्कूल के अंदर, और स्पेशली उन्होंने टिकटॉक बनानी होती है अपनी, ठीक है ना, तो वो जूते ऐसे पहनती हैं कि उसकी वजह से वो फिर आती। बहुत सारी लड़कियां स्कूल गोइंग और अर्ली कॉलेज गोइंग जो हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो आगे से तंग जूते पहन के अपने अंगूठे की शेप खराब कर चुकी हैं। और देखें, पाँव खूबसूरती की अलामत है, सीधी बात है। उसको खूबसूरत रखने के लिए उसकी उतनी ही केयर करनी पड़ेगी जितनी चेहरे की कर रहे हैं। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की डॉक्टर साहब की, अपनी केयर करनी चाहिए इंसान को ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहे। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक साहब के वक्त का सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया, और आई एम श्योर कि इस सेगमेंट से हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने भरपूर फायदा उठाया होगा। मैं तो कहती हूँ कि से नो टू पेंसिल हील आज के सेगमेंट के बाद सिर्फ इवेंट्स पे आप पहन सकते हैं कुछ घंटे के लिए, लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बताया कि आप एक्सरसाइज करें तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, वरना आपकी स्पाइन, आपके पाँव की भी शेप खराब हो सकती है, बहुत सारे मामला खराब होते हैं। इसका ऑल्टरनेट भी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आप ऊंचे सोल वाला जूता पहन सकते हैं, आप प्रॉपर सोल वाला पहने, हील्स को अवॉइड करें। तो नाजरीन, आज के एपिसोड से मुझे और शहरबानो को इजाजत दें, फिल वक्त इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई मौज़ूआत और नई गेस्ट लाइन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें इजाजत दें। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।